नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। फ्री वीडियो के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लेना। हमारा फ्री वाला टेलीग्राम ये वाला ग्रुप जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। दोस्तों, खंड शिक्षा अधिकारी की मुख्य परीक्षा अब बहुत नजदीक आ चुकी है और इसीलिए लगातार हम मॉडल प्रश्न पत्रों की ये श्रृंखला लेकर चल रहे हैं। यहाँ प्रैक्टिस करना हमारा उद्देश्य है और ये उद्देश्य तभी सफल होगा जब आप अभ्यास हमारे साथ साथ करेंगे, यानी यहाँ पर ये वीडियो देखेंगे और उसके बाद ये जो प्रश्न है इन्हें खुद से हल करने का प्रयास करेंगे। तो ये काम आप ज़रूर करिएगा, क्योंकि अब जो अंतिम समय बचा हुआ है उसमें इस प्रकार की आंसर राइटिंग आपको काफ़ी ज़्यादा मदद करने वाली है। आपको परीक्षा हाल में बहुत अच्छा महसूस होगा अगर आपने पहले से अभ्यास अच्छा किया है। और एक कहावत है कि युद्ध में जाने से पहले जो बढ़िया अभ्यास करके जाता है उसको युद्ध के मैदान में खून नहीं बहाना पड़ता। तो ये पुरानी कहावत है और ये यहाँ सार्थक होती है। चलिए देखते हैं। यहाँ 40 प्रश्न हैं और जो प्रश्नों का आकार प्रकार है वो आप जानते हैं, रोज देखते हैं। 125 शब्दों की सीमा वाले पहले सेक्शन में है। दूसरा जो खंड ब है उसमें 50 शब्दों की सीमा है और यहाँ जो निर्धारित अंक है वो प्रत्येक प्रश्न पे 10-10 हैं, जबकि दूसरे वाले जो सेक्शन है मतलब खंड ब, इसमें जो प्रश्न है उनमें 6-6 अंक निर्धारित है। कुल मिलाकर इनकी संख्या 10 है और जो 20 संख्या में प्रश्न दिए हैं छोटे छोटे, इनकी शब्द सीमा 25 है और यहाँ जो अंक हैं वो 2 हैं। इस प्रकार से ये बंटवारा है। तो देखते हैं पहले प्रश्न को और यहाँ से उत्तर कुंजी शुरू होती है। देखिए, जो पहला प्रश्न है ये बड़ा वाला है। खंड अ के बारे में कहा जा रहा है, यानी 125 शब्दों के अंदर आपको जवाब देना है। पूछा यह गया है कि भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, इसके कर्तव्यों के ऊपर आपको चर्चा करनी है। इसके क्या कर्तव्य है देख लीजिए। तो भारतीय संविधान, ये प्रावधान कहाँ पे है ये आपको बताना पड़ेगा। तो लिख दीजिएगा कि भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 148 है उसमें भारत के जो नियंत्रक और महालेखा परीक्षक हैं उनको एक स्वतंत्र कार्यालय का प्रावधान दिया गया है। यह भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग का प्रमुख होता है। ये जो कैग है ये क्या होता है, ये भारत का जो लेखा परीक्षा विभाग होता है उसका हेड होता है। कैग को भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। इसकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। और इसका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक का होता है, दोनों में से जो पहले पूरा हो। यानी आयु अभी शेष है और 6 साल काम करते हुए हो गया है तो भी रिटायरमेंट हो जाएगा, और अगर अभी वर्ष काम करने वाले बचे हों लेकिन आयु पूरी हो जाए तो भी रिटायरमेंट हो जाएगा। मतलब दोनों में से जो पहले पूरा हो, ये चीज़ें हैं। और कैग के कर्तव्यों और शक्तियों को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 149 यानी 149 में वर्गीकृत किया गया है। तो 148 और 149, इसका संबंध किससे है? इसका संबंध है भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक से। और शक्तियां कौन कौन सी हैं? तो यह ऑडिट करता है। ऑडिट करने का मतलब क्या? तो देखिए, भारत की जो संचित निधि है, प्रत्येक राज्यों और संघ शासित प्रदेशों के लिए जो संचित निधि है वहाँ की विधानसभा का गठन किया गया है और उसमें जितना व्यय वगैरह हुआ है, खर्चा पानी हुआ है, उसका ये पूरा ब्यौरा देता है। मतलब ब्यौरा रखता है और उसके बाद उसे प्रस्तुत करता है। इसके बाद भारत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की आकस्मिक निधि और सार्वजनिक खाते के सभी जो व्यय हैं उनका ये मूल्यांकन करता है। इसके अलावा केंद्र और राज्य सरकारों के जितने भी विभाग हैं उनके खातों की ये जांच कर सकता है और उनका विश्लेषण कर सकता है। सरकारी कंपनियों को जो प्राप्तियां और व्यय हुआ है उसकी जांच कर सकता है। सरकार के द्वारा वित्त पोषित कंपनियों और प्राधिकारियों की रसीदें देख सकता है और उनके व्यय की पड़ताल कर सकता है। यानी जो सरकारी तंत्र है उसके अंदर जो आर्थिक मामला है, रुपए पैसे का लेन देन है या रुपए के खर्चे की बात है, उस पर यह पूरा अपना निगरानी रखता है। उसके अलावा भारत के राष्ट्रपति या राज्यपाल के द्वारा अनुरोध किए जाने पर किसी प्राधिकरण, निगम या निकाय का खाता ये जांच सकता है अगर ऐसी आवश्यकता महसूस होती है तो, जैसे कि स्थानीय निकायों का ऑडिट, ये सब चीज़ें हैं। और बी वाला देखिए, ये तो पहला काम था। यह किसी भी कर या शुल्क की जो शुद्ध आय है उसका पता लगाता है और प्रमाणित करता है। मतलब टैक्स जो होता है वो देश को चलाने के लिए काम आता है। टैक्स यानी जनता से लिया गया पैसा जो कि कर स्वरूप वसूला जाता है, तो उसे विकासात्मक कार्यों में लगाया जाता है, लेकिन उसकी जो शुद्ध आमदनी है वो कितनी है इसका पता ये लगाता है। अनुच्छेद 279 ऐसा दिया हुआ है। और उसके बाद जो सी वाला है उसमें आप देख रहे हैं कि संसद की जो लोक लेखा समिति है उसके मार्गदर्शक के रूप में काम करता है। अब यहाँ देख लीजिए, जो ऑडिट रिपोर्ट है उसके बारे में कहा गया है कि विनियोग खाते पर ऑडिट रिपोर्ट, इसके अलावा वित्त खाते पर ऑडिट रिपोर्ट और सार्वजनिक जो उपक्रम होते हैं उन पर जो ऑडिट की रिपोर्ट होती है उसको ये पेश करता है। और किसको पेश करता है? तो राष्ट्रपति को प्रस्तुत करता है, जो कि संसद के दोनों सदनों के समक्ष इन रिपोर्टों को पेश करता है। यानी ये संसद के सदनों में अपनी रिपोर्ट नहीं देता है, ये उत्तरदायी होता है राष्ट्रपति के प्रति जिसने इसकी अपॉइंटमेंट की थी, और राष्ट्रपति के द्वारा इसे प्रस्तुत किया जाता है। ये आपने देखा। और सार्वजनिक पर्स का इसे संरक्षक माना जाता है। मतलब पर्स यानी बटुआ, तो जो जनता का बटुआ है, जहाँ पे जनता का धन इकट्ठा है,
उसका दुरुपयोग कोई न कर सके, सरकारी मशीनरी उसका गलत इस्तेमाल न कर सके या कहीं धांधली और धोखाधड़ी की संभावना न हो। इसी के चलते इसका गठन किया गया है और देश की संपूर्ण वित्तीय प्रणाली को ये कंट्रोल में रखता है। ये सब चीज़ें हैं। अब इसके बाद जो सेकेंड वाला है इसको देखिए, रेलवे के निजीकरण के क्या फ़ायदे हैं। रेलवे ही नहीं, बहुत सारे सरकारी जो उपक्रम हैं बहुत बड़े बड़े, उनका निजीकरण करने की तैयारी चल रही है। और ये जो तत्कालीन सरकार है ये निजीकरण में कुछ ज़्यादा ही रुचि ले रही है। कारण चाहे कुछ भी हो, कुछ लोग इसकी तारीफ कर रहे हैं और कुछ लोग इसकी निंदा कर रहे हैं, दोनों ही चीज़ें हैं। कुछ मामलों में तारीफ की जानी चाहिए और कुछ मामलों में निंदा भी की जानी चाहिए, क्योंकि ये पूरी तरह से सार्थक भी नहीं है। और एक बात और है कि यहाँ पर कमियाँ ज़्यादा हैं और अच्छाइयाँ कम हैं। तो देखिए, भारत का जो रेलवे तंत्र है दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा ये रेल नेटवर्क है, आप जानते हैं। और हाल ही में भारत सरकार के पास इसका जो पूर्ण स्वामित्व है वो था, लेकिन अभी क्या किया गया, इसे हस्तांतरित कर दिया गया। सरकार ने यह फैसला लिया कि 2024 तक 151 निजी तौर पर चलने वाली यात्री रेलगाड़ियों को 109 मार्गों पर शुरू किया जाएगा और निजी मालिकों द्वारा गाड़ियों को खरीदा और रखा जाएगा। साथ ही उन्हें 35 वर्षों तक किराया तय करने की अनुमति भी होगी। यानी भाड़ा कौन तय करेगा, जो प्राइवेट कंपनियां हैं वो करेंगी। और प्राइवेट कंपनियां जब किराया तय करेंगी तो वो किराया कैसा होगा ये आप जानते हैं। इसकी तुलना आप सरकारी जो तंत्र है और जो प्राइवेट तंत्र है उससे देख सकते हैं कंपेयर करके। मतलब जो प्राइवेट कंपनियां हैं वो अपना फ़ायदा उसमें रख के ही जो बाकी चीज़ें हैं वो करेंगी, तो ऐसी स्थिति में भाड़ा ज़्यादा होगा। अब यहाँ आप देख रहे हैं विवेक राय समिति ये 2015 की है। इसने रोलिंग स्टॉक वैगन और कोचों के निजीकरण का पक्ष लिया था और निजी ऑपरेटरों पर टैरिफ लगाने की अनुमति देने के लिए भारतीय रेलवे अधिनियम में संशोधन की सिफारिश की थी। मतलब ये इनका किया धरा है। अब इसके बाद देखिए रेलवे के निजीकरण के लाभ क्या हैं। तो लाभ ये होगा, देखिए प्राइवेट सेक्टर जो होता है, सरकारी कार्यालय और कोई प्राइवेट ऑफिस, दोनों को कंपेयर कर लीजिए। आप देखेंगे कि सरकारी कार्यालय में एक बड़ा सा बाबर के ज़माने का पंखा रहेगा और वो लटका रहेगा, उसकी चूलें हिलती रहेंगी और आवाज़ करती रहेंगी। मतलब ये हर सरकारी दफ्तर का रूप नहीं है, लेकिन बहुत सारे सरकारी कार्यालय ऐसे ही होते हैं। और उसकी तुलना में अगर प्राइवेट जो ऑफिस है उनकी कंपेयर कर लीजिए, वहाँ पे चमकते हुए फर्श होंगे, एकदम बढ़िया वाला एसी होगा और सारी सुविधाएं होंगी। मतलब एकदम सब कुछ टाइमली होगा और अच्छे से मेंटेन रहेगा, लेकिन खर्चा यहाँ पर ज़्यादा होगा। तो ये चीज़ें हैं। अब देखिए, निजीकरण से यात्रियों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी, हर चीज़ अच्छी होगी, जैसे कि स्वच्छ शौचालय की सुविधा होगी। इसके अलावा प्लेटफार्म वगैरह साफ़ सुथरे रहेंगे, पानी का जो पीने का पानी है यानी पेयजल है वो साफ़ सुथरा उपलब्ध होगा। मतलब बुनियादी ढांचा अच्छा रहेगा, ये चीज़ें। और जो निजी कंपनियां हैं वो आधुनिक टेक्नोलॉजी को रेलवे सेक्टर में ले आएंगी, जो कि सरकार के द्वारा नहीं हो पा रहा था। मतलब जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है उसका इस्तेमाल करके इसे और बेहतर बनाएंगी। और रख रखाव पर इनका काफ़ी ज़्यादा जोर होता है। निजी कंपनियां जो अपना सामान है उसको बढ़िया से मेंटेन करके रखती हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, जो दुर्घटनाएं रख रखाव के अभाव में हो जाती हैं, पता लगा कहीं पटरी टूटी है या रेलवे के जो वैगन है या इंजन है उन्हीं में समस्या है, तो इसके चलते एक्सीडेंट होते हैं। तो उन सब चीज़ों से निजात पाने में सहायता मिलेगी, सब मिलेगी। अभी भविष्य की संभावना है, कितना मिलेगा ये लोग नहीं जानते। इसके बाद देखिए, यहाँ कहा गया कि जैसा कि निजी कंपनियां लाभ के लिए काम करती हैं, तो इससे बेहतर सेवा को किफ़ायती लागत में उपलब्ध कराया जा सकेगा। लाभ के लिए काम करती हैं तो ये क्या करेंगी, यहाँ किफ़ायती दरें जनता के लिए नहीं होंगी, किफ़ायती दरें कंपनियों के लिए होंगी। कंपनियाँ अपना लाभ जो है वो जनता से पूरा करेंगी। मतलब जो टिकट का ये पैसा निर्धारित करेंगी वो इस हिसाब से डिसाइड किया जाएगा ताकि उसमें पूरा जो इनका मेंटेनेंस है वो वसूल हो जाए और उसके बाद तब जनता से उतना लिया जाएगा। इसके अलावा कन्फर्म टिकटों की जो मांग आपूर्ति का अंतर है उसको कम करने में सहायता होगी और प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी, कंपटीशन बढ़ेगा और इससे गुणवत्ता में सुधार होगा। ये सब चीज़ें हैं। और रेलवे क्षेत्र में नौकरी के अवसर भी पैदा होंगे, लेकिन नौकरी कैसी होगी, वो प्राइवेट नौकरी होगी, उसका कोई ठिकाना नहीं होगा। मतलब जब मन किया तब रखा और जब मन किया तो हटा दिया, इस प्रकार का काम होगा। ये सब चीज़ें हैं। और रेलवे के निजीकरण के नकारात्मक प्रभाव भी देखने के लिए मिल सकते हैं नहीं बल्कि हैं। और यहाँ पर एक चीज़ है कि सकारात्मक से ज़्यादा नेगेटिव प्रभाव हैं, जो कि जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा और ज़्यादा स्पष्ट होंगे। लेकिन आपको नकारात्मकता के साथ अंत नहीं करना है, ये तो वास्तविकता है। लेकिन बहुत बार हमें जो चीज़ें होती हैं उनका सकारात्मक पक्ष ही लेकर चलना होता है। नकारात्मकता को दिखाना तो होता है, ऐसा नहीं कि उसको नहीं दिखाएंगे, लेकिन अंत जो है उसको अच्छे ढंग से करना है। तो देखिए यहाँ पर निगेटिव क्या है। निगेटिव ये है कि जो आकर्षक मार्ग हैं वहीं तक इनका कवरेज सीमित हो सकता है। महंगे किराए होंगे, लंबे समय में हजारों रेल कर्मचारियों को बेरोजगार कर दिया जाएगा। इसी प्रकार से जो विद्युत क्षेत्र है उसके भी निजीकरण की बात चल रही है और इससे जो अच्छे खासे विद्युत कर्मचारी हैं उनमें रोष उत्पन्न हुआ है। ये सही है कि उनके अंदर लापरवाही थी, उन्होंने जो ढांचा था उसको एकदम बिगाड़ रखा था,
लेकिन इसका ये समाधान मतलब जो निकाला गया है काफ़ी हद तक गड़बड़ भी है और काफ़ी हद तक सही भी है। फिलहाल देखिए, तो इसके बाद कहा गया कि 23 मिलियन से अधिक यात्रियों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए भारतीय रेलवे नेटवर्क पर निर्भर रहना पड़ता है। तो इसलिए इसे लंबे समय तक चलने वाला कुशल बनाए रखना आवश्यक है। और उसके साथ साथ लंबा और कुशल तो है ही है, सबसे अच्छी बात ये होनी चाहिए कि ये सस्ता हो, सबकी पहुंच में हो। अगर रेलवे का किराया जो है वो हवाई जहाज़ के टिकट के बराबर हो जाए तो कौन यात्रा करना चाहेगा? लोग अपना साधन रख लेंगे या बस में चढ़कर जाएंगे और कुछ समय बाद सरकार जो है वो बस का भी निजीकरण करवा देगी। तो ये सब मामले हैं। इसके बाद देखिए, नीति आयोग और रेलवे मंत्रालय का मानना है कि रेलवे का निजीकरण विश्व स्तरीय सेवा देने के लिए यात्रियों के ट्रेन संचालन के प्रतिमान जो बदलाव हैं उनको चिन्हित करेगा। तो यहाँ जो दिक्कतें हैं वो यात्रियों के साथ हैं, सरकार के साथ कोई दिक्कतें नहीं है। और ये जैसे जैसे समय बीतेगा और ज़्यादा स्पष्ट होंगी। फिलहाल इसमें जो पॉजिटिव चीज़ है उसी के साथ हमें अंत करना है। तो चलिए आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पर जो तीसरा वाला है, इसमें कहा गया है कि भारतीय पुनर्जागरण की विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। तो पुनर्जागरण चाहे वो भारत का हो चाहे पूरे विश्व स्तर की अगर बात की जाए, इसका मतलब क्या होता है? फिर से जागना। कोई चीज़ सो गई है उसको जगा देना, तो ये है पुनर्जागरण। और इसे पुनरुद्धार भी कहा जाता है। किसी चीज़ का नवीनीकरण मतलब उसे फिर से एक बार नया नवेला बनाकर प्रस्तुत कर देना। ऐसा नहीं है कि उसको बदल दिया गया है, उसको रिप्लेस नहीं किया गया है, बल्कि उसमें नई चीज़ें डालकर उसमें जान डाल दी गई है। ऐसा हो सकता है जैसे आपके घर में कोई जंग लगी हुई चीज़ हो, जंग लगी हुई लोहे की चीज़ हो, या कोई कुर्सी हो जो कि एकदम खटारा हो गई हो, और उसे आप निकाल कर ले आइए और बढ़िया पॉलिश वॉलिश कर दीजिए, उसकी मरम्मत कर दीजिए, तो उसका क्या हो गया? पुनर्जागरण हो गया, यानी नवीनीकरण हो गया। वही चीज़ यहाँ समाज के साथ होती है। सामाजिक जो प्रथाएं हैं उनमें बदलाव ले आकर, सुधार ले आकर समाज को एक नए रूप में, नए ढांचे में ढाला जाता है और प्रस्तुत किया जाता है। तो ये चीज़ें हैं। और भारतीय पुनर्जागरण फ्रांसीसी क्रांति जो कि स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के विचारों पर आधारित थी, उसको बेस बनाकर चलता था। और शिक्षित मध्यम वर्ग के उदय, ज्ञान और कला और इसके साथ साथ विज्ञान के विकास पर बल दिया गया और राष्ट्रवादी भावनाओं की वृद्धि का भी परिणाम था। जब राष्ट्रवादी भावनाओं का विकास होता है तो देश को आगे ले जाने की एक होड़ सी मचती है कि हम कैसे भारत की उन्नति करें। हालांकि अभी भारत आज़ाद ही नहीं रहता है, लेकिन फिर भी ये जो पढ़े लिखे युवा वर्ग रहते हैं या पढ़े लिखे समुदाय के लोग रहते हैं, नेता रहते हैं, उनके मन में ये प्रबल इच्छा होती है कि हमारा देश भी जो बाकी देश हैं उनके समान बने, विकास की ओर कदम बढ़ाए। लेकिन जब तक ब्रिटिश यहाँ मौजूद थे तब तक ये रोड़े की तरह थे। लेकिन फिर भी तो ये जो प्रयास था, इसकी वजह से पुनर्जागरण की स्थितियाँ बनती हैं। इसके बाद पुनर्जागरण की जो भारत के क्षेत्र में प्रमुख विशेषता है उसमें आप लिखिएगा तो जो सामाजिक और धार्मिक सुधार है ये सबसे पहले नंबर पर है, क्योंकि भारतीय समाज में धर्म का एक अहम स्थान है। धर्म का स्थान प्रत्येक समाज में होता है, समाज का एक स्तंभ होता है धर्म। लेकिन भारतीय समाज में ये स्थितियाँ कुछ ज़्यादा ही जटिल थी और ये जो धर्म का ढांचा था इसमें बहुत सारी विसंगतियाँ थीं, बहुत सारी बुराइयाँ थीं और उसको दूर करने की आवश्यकता थी। और धर्म के अंदर जो बुराइयाँ थीं उसी के चलते सामाजिक बुराइयों का भी जन्म होता है, क्योंकि धर्म और समाज आपस में जुड़े रहते हैं। तो यहाँ राजा राम मोहन राय का नाम आता है। राजा ये थे नहीं, राजा की इनको उपाधि अकबर द्वितीय के द्वारा दी जाती है, जो कि एक उत्तर मुगल कालीन सम्राट रहता है। वो अपनी पेंशन की सिफारिश करने के लिए इन्हें लंदन भेजता है और इनका मतलब इनकी खुशामद करने के लिए इन्हें राजा की उपाधि से नवाज देता है, इस प्रकार से। लेकिन इनका वास्तविक नाम राम मोहन राय था और ये अंग्रेजी शिक्षा के भी पक्षधर थे और इन्हें भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है। इनका ये मानना था कि जो परंपरागत हमारा ज्ञान है उसको तो हम रखें ही, उस पर गर्व करें, लेकिन उसके साथ साथ जो हम पश्चिम को एकदम नकारने वाली बात कर रहे हैं कि विदेशी किसी भी चीज़ को हम एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे, तो ये गलत है। हमें आधुनिकता का भी खुले दिल से स्वागत करना चाहिए। और आधुनिकता का स्वागत कैसे करेंगे? जो तर्क संगत सोच है उसको डेवलप किया जाए, आधुनिक वैज्ञानिक दृष्टिकोण को विकसित किया जाए और सामाजिक समानता पर जोर दिया जाए, क्योंकि सामाजिक समानता जब तक नहीं रहेगी तब तक हमारा समाज एकीकृत नहीं हो पाएगा। असंतोष लोगों के मन में रहेगा, जिनके साथ भेदभाव हो रहा है वो गुस्से में रहेंगे, मदद नहीं करने आएंगे, एकजुट नहीं होंगे। तो उन्हें इकट्ठा करने के लिए सामाजिक समानता का होना आवश्यक है। ये सब आप लिख सकते हैं। इसके अलावा अक्षय कुमार दत्त का इसमें नाम आता है। अलीगढ़ आंदोलन को आप लिख सकते हैं और स्वामी विवेकानंद का जो विज्ञान और धर्म का औचित्य सिद्ध करने वाली बात थी उसको आप लिख सकते हैं। इसके अलावा महिलाओं की मुक्ति से संबंधित जो मामले हैं, इसमें आप सती प्रथा का जो उन्मूलन हुआ था, हालांकि उसमें ब्रिटिशों का भी योगदान था, तो उसको भी आप लिख सकते हैं, लॉर्ड विलियम बेंटिंग वाला। इसके अलावा सती प्रथा के अलावा जो बहुविवाह वाला प्रचलन था उस पर अंकुश लगाना, जैसे कि जो बंगाली क्षेत्र था वहाँ पे बहुत सारे ऐसे जमींदार होते थे जो एक साथ 80-80 बीवियाँ रखते थे, यानी जितनी उनकी उम्र नहीं होती थी उससे ज़्यादा उनकी पत्नियाँ होती थी। और उनकी कंडीशन ये होती थी कि जब तक उनके मुंह में एक भी दांत रहता था तब तक वो शादी करते रहते थे।
और ऐसा वो क्यों करते थे? तो करने का दो कारण होता था, या तो वासना की पूर्ति, और नहीं तो दूसरा ये होता था कि वंश वृद्धि नहीं हो रही होती थी। वंश वृद्धि का मतलब ये है कि लड़के नहीं पैदा हो रहे थे, और इसके लालच में विवाह करते गए। और ये जो विवाह का क्रम है ये तब तक चलता था जब तक कि एकदम वृद्धावस्था नहीं आ जाती थी। तो आलम ये रहता था कि उस जमींदार की जो अंतिम बीवी होती थी वो उससे कम 60 साल छोटी रहती थी। वो लड़की 10 साल की रहती थी और जो आदमी होता था वो करीब 70 साल के आसपास होता था। इस प्रकार का बेमेल विवाह होता था। आपने देवदास फिल्म देखी है तो वहाँ तो कुछ गनीमत थी, यहाँ वैसी स्थितियाँ, उससे भी बुरी स्थितियाँ थी। और उसके बाद क्या होता था, 70 साल का आदमी बहुत दिन तो जिंदा रहेगा नहीं, और अंततः उसकी मृत्यु हो जाती थी। और उसके बाद वो जो निरपराध अभी मासूम बालिका रहती थी, जिसको कि विवाह का ही मतलब नहीं पता है, वो विधवा कहलाती थी। और उसके बाद जैसे ही पति की मृत्यु होती थी उसका हाथ पटक पटक कर चूड़ियाँ तोड़ी जाती थी, उसको सफ़ेद साड़ी में लपेटा जाता था और उसके सिर के बाल उतार लिए जाते थे, उसका मुंडन कर दिया जाता था और उसे एक वस्तु की तरह से यहाँ ट्रीट किया जाता था। मतलब जो जूठा भोजन लोगों का होता था, लोग खाकर थाली में जो घिनौना जूठा छोड़ते थे वो उसको खाना होता था। लोगों के लात घूसे सहने होते थे और उसके बाद किसी त्यौहार में उसको शामिल होने की अनुमति नहीं होती थी। वो हंस भी नहीं सकती थी, कुछ गा भी नहीं सकती थी, उसे हमेशा मुंह लटका कर रहना होता था। मतलब एक जो खूंटे में बंधी हुई गाय थी उससे भी उसकी बुरी स्थिति होती थी। तो इस प्रकार की दयनीय दशाएं होती थी। और सती प्रथा का तो पूछना ही नहीं है, आप जानते हैं, जिंदा ही किसी औरत को या लड़की को आग में झोंक देना, ये कौन सी मानवता का अंग है, ये सोचने का विषय है। तो इसका उन्मूलन हुआ और ये सब पुनर्जागरण की ही देन थी। भारतीय समाज में पुनर्जागरण ये आवश्यक था। इसके अलावा विधवा पुनर्विवाह ये भी एक अच्छी पहल थी। हालांकि जो भारतीय समाज के पोंगा पंडित कहे जाते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, वो इसका विरोध करते हैं, कहते हैं कि अंग्रेज जो है वो हमारे समाज को भ्रष्ट करने का काम कर रहे हैं, वो हमारे धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप कर रहे हैं। लेकिन अंग्रेजों ने यहाँ पर सार्थक काम किया। उन्होंने जो भारतीय समाज सुधारक थे जैसे राम मोहन राय, उनका सपोर्ट किया। लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने अगर पीछे से हाथ नहीं डाला होता तो राजा राम मोहन राय अकेले दम पर सती प्रथा को कभी भी दूर नहीं कर पाते। कारण ये था कि बहुत बड़े बड़े जो धर्माचार्य और बड़े जो कट्टर लोग थे, जो कि बड़े कर्मकांडी कहलाते थे अपने आप को, वो इसके पीछे थे और वो मारने और मरने पर उतर आते थे अगर उसके बीच में कोई हस्तक्षेप करे। मतलब किसी स्त्री का अगर पति मर गया और वहाँ पे सती करने का रिवाज है, तो वो करते क्या थे, उस स्त्री को जबरन नहलाया धुलाया जाता था, मतलब तैयार किया जाता था बिल्कुल वैसे ही जैसे वो विवाह के समय बैठाई जाती थी। उस अवस्था में उसको लाया जाता था और वो लड़की एक तो पति की मृत्यु से बेहाल होती थी, दूसरा उससे भी ज़्यादा ये रहता था कि वो डर जाती थी क्योंकि वो जानती थी कि उसका अंत क्या होने वाला है। और उसके बाद उसे बढ़िया एकदम सजा धजा कर और कंधों पर टांग कर या किसी डोली में बैठाकर, हाथ पैर उसके एकदम पकड़े रहते थे लोग ताकि वो भाग न जाए, और उसको पति की चिता तक ले जाया जाता था। और उसकी चीख पुकार को दबाने के लिए वहाँ पर सती माता की जय जैसे नारे लगाए जाते थे और अंत में उसको चिता में रख दिया जाता था। और जब वो भागने का प्रयास करती थी तो ऊपर से लोग आहुति डालते थे। आहुति में बड़े बड़े नारियल और बड़ी बड़ी लकड़ियाँ जो कि चिता में जलने योग्य हों वो उसके ऊपर फेंकी जाती थी और उस बौछार के नीचे वो चोट से बेहोश हो जाती थी या अधमरी हो जाती थी। उसके बाद उसको जिंदा ही जला दिया जाता था, कपूर और घी की आहुति देकर जला देते थे। और उसके बाद जब आप किसी को जिंदा जलाइएगा तो वो भागने का प्रयास करेगा, तो वो लड़की भी चिता से निकलने का प्रयास करती थी जब तक उसके हाथ पैर सलामत रहते थे। तो उसको लाठियों से पीट पीट कर उसी में ढेर कर दिया जाता था। ये आलम था। तो इन सब चीज़ों को दूर करने की ज़रूरत थी और ये होती हैं। तो ये पुनर्जागरण का ही एक वरदान है। इसके अलावा देखिए इसमें ईश्वर चंद्र विद्यासागर का नाम आता है और भी बहुत सारे, केशव चंद्र सेन हैं। ये जितने भी समाज सुधारक हैं इन्होंने सार्थक काम किया। इसके अलावा दलितों के साथ भी बहुत भेदभाव होता था। काम के लिए उनको पुकारा जाता था, लोग उन्हें नौकर समझते थे, काम के लिए पुकारा जाता था और अगर वो जो बंदा है वो आने में जरा सा विलंब कर दिया तो जो सवर्ण लोग होते थे वो पीट कर उसे एकदम बेकार कर देते थे या मार ही डालते थे। आपने प्रेमचंद की जो दुखी वाली कहानी है उसको सुना होगा, दुखी चमार वाली। उसमें क्या होता है, जो पंडित रहते हैं वो एकदम उसका इतना शोषण करते हैं कि फिर वो अधमरा हो जाता है और भूख प्यास से दम तोड़ देता है और उसके बाद उसकी लाश के साथ भी बहुत बुरा बर्ताव होता है। तो वो स्थितियाँ किसी खास वर्ग को यहाँ मतलब चिन्हित नहीं किया जा रहा है। यहाँ ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र जो वर्ण है उसकी बात तो हो रही है, लेकिन यहाँ जो असमानता है उसकी निंदा की जा रही है, किसी वर्ण की निंदा नहीं की जा रही है। ये मत सोचिएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए मानवतावाद पर जोर दिया गया, यानी इंसान सभी हैं और सभी के साथ समान बर्ताव होना चाहिए, इस बात पर जोर दिया गया। पर जो राजनीतिक सुधार है वो भी होते हैं साथ में। और पश्चिमी शिक्षा जो है उसके द्वारा कुछ आधुनिक विचारों को डालने का प्रयास किया जाता है। ये सब बातें हैं। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि भारतीय पुनर्जागरण ये भारत के स्वतंत्रता संग्राम के लिए तर्क संगतता, समानता और मानवतावाद के सिद्धांत को ले आता है। मतलब भारत को आज़ाद कराने की ज़रूरत थी।
और ये सभी लोग चाहते थे कि अंग्रेज़ों के अत्याचारों से मुक्ति मिले। लेकिन आज़ाद कराने के लिए एकता का होना आवश्यक है। मतलब आप एकजुट होंगे तभी तो किसी चीज़ के खिलाफ आवाज़ उठा पाएंगे, और एकजुट तभी होंगे जब विचारों में समानता होगी, और विचारों में समानता लाने के लिए समाज में समानता का होना आवश्यक है। तो उसी समानता को करने की दिशा में ये एक प्रयास था। इसके बाद बौद्ध धर्म का जो हीनयान और महायान संप्रदाय है, इसकी विशेषताओं का आपको ब्यौरा देना है। ये अगला आपका क्वेश्चन है। तो देखिए, जो चौथी बुद्धिस्ट काउंसिल होती है, यानी बौद्ध संगीति होती है, जो कि कुंडलवन कश्मीर में आयोजित होती है कनिष्क के शासनकाल में, ये सब आप जानते हैं। वहाँ पर बौद्ध धर्म में जो मतभेद था वो एकदम क्लियर हो जाता है, और यहाँ पर स्पष्ट रूप से इसके दो टुकड़े हो जाते हैं, एक हीनयान और दूसरा महायान। जो हीनयान रहता है वो एकदम से लकीर का फकीर होता है, यानी परंपरावादी होता है। बुद्ध जिस रास्ते की ओर अंगुली दिखाते हैं, मतलब दिखाकर गए थे, उनकी मृत्यु के बाद ये सब होता है, तो अंगुली दिखाकर जिधर गए थे उधर ये चलते हैं, उससे 1 इंच भी इधर उधर नहीं होते हैं। जबकि जो महायान वाले थे वो आधुनिक विचारों के प्रणेता थे। जितने भी मॉडर्न ख्यालात होते हैं या सोचें होती हैं उनको ये एक्सेप्ट करते हैं। ये मूर्ति पूजक होते हैं और ये बुद्ध को एक भगवान की तरह से पूजते हैं। जबकि जो हीनयान वाले हैं वो बुद्ध को महापुरुष मानते हैं, ये भगवान नहीं मानते हैं। और मूर्ति पूजा, इन दोनों के बीच का बड़ा अंतर है। जो हीनयान के पक्षधर हैं वो मूर्ति पूजा नहीं करते हैं, मूर्ति पूजा के प्रबल विरोधी हैं। जबकि जो महायान वाले हैं वो मूर्ति पूजक हैं। तो आप देखिएगा कि जो कनिष्क था, कुषाण वंशीय शासक, काफ़ी लोकप्रिय था, ये बौद्ध धर्म में आस्थावान था, और ये जो महायान शाखा थी उसी का अनुयायी था। और इसी के चलते ये जो गांधार कला शैली और मथुरा कला शैली है, ये इसके शासनकाल में डेवलप होती है। ये सब आप देख रहे हैं। और इसमें देख लीजिए संप्रदाय बाद में जो इसके होते हैं, और कुछ जो बुद्धिस्ट टेक्स्ट थे उनके बीच का भी अंतर दर्शाया जा रहा है। देख लीजिए, यहाँ पर पाली में शास्त्र लिखे जाते हैं, यहाँ हीनयान और महायान के बारे में कहा जा रहा है। तो हीनयान की विशेषताएं क्या हैं? ये अष्टांगिक मार्ग को आधार मानता है और जीवन को कष्टमय और क्षणभंगुर मानता है। मतलब हीनयान का क्या मानना है कि जीवन जो है वो दुखों का मूल है, और बुद्ध एक सामान्य इंसान थे जिन्होंने कि निर्वाण प्राप्त किया, और बुद्ध के रास्ते पर अगर हम चलें तो हमें भी निर्वाण प्राप्त होगा, ऐसा हीनयान का मानना है। और बुद्ध की जो एकदम मूल शिक्षाएं हैं उस पर ये अमल करता है। पाली भाषा में इसके साहित्यों की रचना हुई है। ये रूढ़िवादी है, लेकिन मूर्ति पूजा में भरोसा नहीं करते। इसमें कई समुदाय बाद में डेवलप होते हैं, जैसे कि सौतांत्रिक है, वैभाषिक है, इस प्रकार के समुदायों का यहाँ विकास होता है। और सम्राट अशोक के द्वारा जो संप्रदाय यहाँ संरक्षित किया जाता है वो हीनयान ही था। व्यापक रूप से ये श्रीलंका, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया में प्रचलित होता है। मतलब वहाँ के लोग इसके बारे में परिचय प्राप्त करते हैं। महायान क्या था? तो जैसा कि आपने देखा कि इसमें बुद्ध को ईश्वर माना गया और मूर्ति पूजा को यहाँ प्रामाणिक माना गया। इसके अलावा नागार्जुन के द्वारा ये जो संप्रदाय है, मतलब इसमें अलग अलग संप्रदायों का डेवलपमेंट होता है। तो नागार्जुन के द्वारा इसे आंध्र में शुरू किया गया और बुद्ध को भगवान के एक अवतार के रूप में देखा जाता है। इस संप्रदाय के अनुयायियों को बोधिसत्व कहा जाता है, जो कि दूसरों को मोक्ष प्राप्त करने में सहायता करते हैं और सार्वभौमिक मुक्ति में विश्वास करते हैं। मतलब सिर्फ व्यक्तिगत मुक्ति नहीं बल्कि पूरे समाज का कल्याण हो, इसमें ये भरोसा करते हैं। मूर्ति पूजा की शुरुआत करते हैं और स्तूपों में ये मतलब स्तूप जो होते हैं उनको प्रार्थना का क्षेत्र बनाते हैं। संस्कृत भाषा में इन्हें लिखा गया है। मतलब महायान के जो टेक्स्ट हैं, यानी इनके जो ग्रंथ हैं वो संस्कृत भाषा में लिखे हुए हैं। ये हिंदू धर्म के ज़्यादा नज़दीक है। जो महायान है इसको आप ऐसे कह सकते हैं कि ये बौद्ध और हिंदू दोनों सभ्यताओं का, दोनों धर्मों का मिला जुला रूप है। इस प्रकार से आप इसे कह सकते हैं। इसके बाद आत्मा और पुनर्जन्म की जो अवधारणा है उसको आप विश्वास कर सकते हैं। शून्यवाद और विज्ञानवाद ये इसमें संप्रदाय के रूप में डेवलप होते हैं। कनिष्क इसका सबसे बड़ा अनुयायी था। चीन, दक्षिण कोरिया, तिब्बत और जापान में व्यापक रूप से ये फैला हुआ है। इसके बाद 5वें नंबर का जो प्रश्न है इसमें आप देख रहे हैं भूकंप क्या है, ये आपको बताना है। भूकंप के क्या कारण होते हैं ये भी आपको बताना है। तो पहले बता दीजिए कि पृथ्वी की सतह जब अचानक हिलने लगती है या खिसकने लगती है तो ये जो क्रिया है इसको भूकंप कहा जाता है। और पृथ्वी के स्थल मंडल यानी जो लिथोस्फीयर है उसमें जब अचानक अंदर से ऊर्जा मुक्त होती है तो भूकंपीय तरंगों का जन्म होता है। ये 3 प्रकार की होती हैं, एस वेव, पी वेव और यल वेव के बारे में आपने सुना होगा। और इसी कारण भूकंप जैसी स्थिति पैदा होती है। और भूकंप की जो तीव्रता है उसको रिक्टर स्केल पर नापा जाता है और भी बहुत सारे स्केल जैसे मर्केली स्केल होता है। तो ये सब पैमाने हैं भूकंप की तीव्रता को नापने के। और यहाँ अर्ध पिघलित जो परत है उस पर तैरने के कारण टेक्टोनिक प्लेटें हमेशा गतिशील रहती हैं। यानी यहाँ एस्थेनोस्फीयर और जो लिथोस्फीयर वाला कॉन्सेप्ट है वो आता है। और नीचे की जो परत होती है वो पिघली हुई अवस्था में होती है, उस पर ये ऊपर की परत तैरती हुई होती है। तो जो टेक्टोनिक प्लेट है वो तैर रही हैं और इसीलिए स्थिर नहीं होती हैं, उनके अंदर विस्थापन होता रहता है। तो जब वो आपस में या तो टकराती हैं या एक दूसरे से दूर जाती हैं तो अलग अलग संरक्षी और जो विनाशात्मक किनारे हैं उनका जन्म होता है और इस प्रकार से एक असंतुलन पैदा होता है। तब भी भूकंप आते हैं, ये भी आप जानते हैं। मतलब ये एक दूसरे पर या तो चढ़ जाएं
जैसे उदाहरण के तौर पे देख लीजिए, मान लीजिए कोई टेक्टोनिक प्लेट ये वाली है और एक ये वाली है, दोनों एक दूसरे की ओर संचलन कर रही हैं और एक दूसरे के पास आ रही हैं, तो या तो ये आपस में टकराएंगी, दो स्थितियां होंगी, या तो ये आपस में टकराएंगी और टकराने के बाद का क्या होगा, ये एक दूसरे के ऊपर ऐसे चढ़ जाएंगी। मतलब जो एक परत है वो ऊपर चढ़ जाएगी एक प्लेट, और दूसरी वाली इसके नीचे दब जाएगी। इस प्रकार की परिस्थितियां पैदा होंगी। तो जो ऊपर चढ़ी है वो तो ठीक है, लेकिन जो नीचे दबेगी उसके ऊपर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर और प्रेशर पड़ेगा, तो इसकी जो अवस्था है वो परिवर्तित हो जाती है, ये मेल्ट हो जाती है, पिघल जाती है, और इस प्रकार से अंदर लावा का निर्माण होता है और ये असंतुलन पैदा करता है। अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी मुक्त होती है और उस एनर्जी को बाहर निकलना आवश्यक होता है, तो वो भूकंप के जरिए बाहर आती है। ये सब चीज़ें हैं। अब यहाँ पर भूकंप के कारण और उदाहरण आप देख सकते हैं। तो कारण पहले देख लीजिए, टेक्टोनिक प्लेटों की गतिशीलता ये मुख्य जिम्मेदार कारण है। इसके अलावा ज्वालामुखी गतिविधियाँ, तो देखिए जो टेक्टोनिक प्लेट के मूवमेंट होते हैं उसी से ज्वालामुखी का भी निर्माण कहीं ना कहीं होता है, तो दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और इसके अलावा कुछ इंसानी गतिविधियाँ भी होती हैं जिसकी वजह से तत्कालिक या क्षणिक रूप से भूकंप आते हैं। तो टेक्टोनिक प्लेटों की जो गतिशीलता है उसमें दो सटी हुई प्लेटों के बीच में या तो घर्षण हो तो भी भूकंप आ सकता है, या वो टकरा जाएं तब भी कुछ इस प्रकार की परिस्थितियां पैदा हो सकती हैं। मतलब यहाँ पे जो ट्रांसफॉर्मेशन मूवमेंट है या कंजर्वेटिव मूवमेंट है उसके बारे में आप लिख सकते हैं। संपीड़न और विरलन की जो क्रिया होती है उसको आप दर्शा सकते हैं, यानी भ्रंश बनते हैं या फिर जो यहाँ पे फोल्ड है वो पड़ जाते हैं, वलन पड़ जाते हैं। तो भूकंप की क्रियाएं कुल मिलाकर टेक्टोनिक प्लेटों की गतिशीलता की वजह से उत्पन्न होती हैं। ज्वालामुखी गतिविधि भी हो सकती है। तो ज्वालामुखी गतिविधि में क्या होता है, अंदर का जो पिघला हुआ चट्टानी हिस्सा है यानी मैग्मा है वो बाहर आने के लिए परेशान रहता है, तो किसी सतह को तोड़कर वहाँ से छिद्र बनाकर वो बाहर निकलने लगता है, तो यहाँ से कंपन पैदा होता है। और ये जो कंपन है ये भूकंप के रूप में देखा जाता है। ज्वालामुखी उद्गार से पहले भूकंप आते हैं, तो उसके पीछे रीज़न क्या है, ज्वालामुखी का जो मुहाना था वो बंद हो चुका है, अवसादों से बंद हो चुका है पिछले उद्गार के बाद। तो उस मुहाने पर जो परत जमी हुई है उसको तोड़ने के लिए अंदर की जो एनर्जी है वो जोर लगाती है, और जब जोर लगाती है तो आप नीचे से किसी को ठेलिएगा तो वो कांपने लगेगा, तो ऊपर की सतह कांपने लगती है। तो आसपास के क्षेत्रों में भूकंप की घटना देखी जाती है। तो लोग संभावना व्यक्त करते हैं कि जो ज्वालामुखी है वो अब तैयार होने वाला है, यानी जगने वाला है। ऐसी स्थितियां हैं। इसके अलावा मानव गतिविधियों में आप देखिए तो जो परमाणु परीक्षण होते हैं इससे अच्छा खासा भूकंप जनरेट हो सकता है। इसके अलावा जलाशयों का निर्माण, जो बड़े बड़े जलाशय का मतलब जो डैम होते हैं, बंधे होते हैं, उसमें जब बहुत ज़्यादा जलराशि इकट्ठी हो जाती है तो पृथ्वी की सतह पर अनावश्यक दबाव बनता है और उससे भी भूकंप आता है। जैसे कि कोयना बांध वाला जो हादसा हुआ था, उसमें बांध की दीवारें जो हैं दरार आ जाती है, तो पानी का अत्यधिक जमाव होने के कारण ऐसा होता है। ये सब चीज़ें हैं। सुरंगों के निर्माण से होता है, खनन की गतिविधियों से होता है, या जो भूतापीय परियोजनाएं होती हैं वह भी पृथ्वी की सतह पर कंपन पैदा करती हैं। तो बहुत सारे कारण हैं। इसके बाद अगला जो प्रश्न है, इसमें कहा गया है कि भारत में जो पड़ोसी देश हैं, भारत के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के बारे में कहा जा रहा है। तो भारत के जो पड़ोसी देश हैं उनसे वर्तमान में तालमेल ठीक नहीं चल रहा है। बहुत सारे पड़ोसियों के साथ हमारे संबंध बिगड़ चुके हैं। जिनके साथ अच्छे थे उनके साथ भी बिगड़ गए हैं, जिनके साथ बुरे थे तो वो तो और ख़राब हो ही चुके हैं। तो इसके पीछे कारण क्या है? तो देखिए, अगर आपको परीक्षा हाल में जाकर न लिखना हो, आपको ऐसे अपने ढंग से लिखना हो, अपने मन से लिखना हो घर में बैठकर, तो इसका सबसे बड़ा कारण है चीन। लेकिन चीन और अमेरिका दोनों ही यहाँ पर अपने अपने फ़ायदे के लिए भारत से लोगों को भिड़ाते रहते हैं। अमेरिका भी इसमें अपना हाथ डालता है, वो भी इससे दूध का धुला नहीं है। लेकिन यहाँ पर आपको तार्किक ढंग से लिखना है और एक प्रशासनिक दृष्टिकोण से लिखना है। तो आप ये नहीं कह सकते कि चीन कर रहा है। चीन तो कर ही रहा है, उसके साथ साथ और पड़ोसी भी कर रहे हैं। देखिए, तो भारत की जो विदेश नीति है उसके हिसाब से सन 1990 के बाद हमारा इसमें विस्तार होता है, इस क्षेत्र में हम विस्तृत होते हैं। और इसका कारण था कि भारत ने उदारीकरण और निजीकरण, इसके अलावा जो ग्लोबलाइजेशन है उसके तरह के आर्थिक बदलावों के लिए अपने दरवाजे खोले। लेकिन हाल के जो दिन हैं उसमें भारत का बूता अपने पड़ोस में कमज़ोर होता दिखाई दे रहा है। बूते का मतलब है सामर्थ्य, ठीक है। और भारत ने आज़ादी के बाद नेपाल और भूटान जैसे पड़ोसियों के साथ बड़े पैमाने पर सौहार्दपूर्ण संबंधों को बनाए रखा। लेकिन उपमहाद्वीपीय जो धार्मिक आधार है उस पर देश के विभाजन के कारण, यानी पाकिस्तान और बांग्लादेश अलग होते हैं, तो उसके बाद समस्याएं पैदा होती हैं। सांप्रदायिक आधार पर देश का बंटवारा होता है, ये और बुरी स्थिति थी। देश का विभाजन होता है 1947 में, ये तो खराब था ही, लेकिन इसका आधार सांप्रदायिक होता है, ये और ज़्यादा विभत्स स्थिति थी। मतलब धर्म के आधार पर अगर बंटवारा हुआ है तो वो खाइयाँ कभी पट नहीं पाएंगी, मतलब मानसिक जो जुड़ाव है वो कभी नहीं हो पाएगा। तो ये स्थितियाँ बनती हैं। और पड़ोसी देशों के साथ जो संबंध चिंताजनक बने हुए हैं उसके पीछे कुछ कारण हैं, जैसे कि अस्थिर सीमाएं, नेपाल के साथ काला पानी जो क्षेत्र है वहाँ पे, और उसके अलावा पाकिस्तान के साथ अगर देखिएगा तो जो LOC वाला क्षेत्र है वहाँ पे। इसके अतिरिक्त नदी जल का जो बंटवारा वाला विवाद है वो भी शामिल है इसमें।
यहाँ पे आप देख रहे हैं कि बांग्लादेश के साथ अगर विवाद हो रहा है तो वो तीस्ता नदी के पानी के बंटवारे को लेकर हो रहा है। इसके साथ साथ जो सेकंड इसमें दिया हुआ है, तो बीजिंग की जो चेकबुक डिप्लोमेसी है, चीन का जिक्र तो आएगा ही, क्योंकि ये कभी भी बाहर नहीं रह सकता, यही करवा रहा है और बाकी जो देश हैं वो इसी की शह पर नाच रहे हैं। देखिए यहाँ पर जो इसकी चेकबुक डिप्लोमेसी है, चीन ने अपने आर्थिक दबदबे का इस्तेमाल करके कई अविकसित देशों का वित्त पोषण किया है। ये क्या करता है, उन्हें खाना खुराकी देता है और उसके बदले में वो सब क्या करते हैं, वो भारत की ओर दौड़ते हैं। देखिए अपने बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए चीन जो है, यहाँ पे कहा जा सकता है कि अपने बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए जो देश हैं, जो छोटे छोटे राष्ट्र हैं हमारे आसपास के सीमावर्ती, वो चीन पर डिपेंडेंट हो गए हैं और ऐसी कंडीशन में चीन उन्हें उधार दिए हुए है, तो उसका एहसान इनके सिर पे है। तो एहसान के बदले में इन्हें करना क्या है, इन्हें यही करना है कि भारत को परेशान करें ये चीज़ें। और इसके बाद आप देख रहे हैं कि भारत तिब्बत सीमा पर चीन का नियंत्रण हो गया है, तो हिमालयी जो क्षेत्रीय विवाद है, ये चीन इसमें घुसकर और ज़्यादा समस्या बढ़ा रहा है और विश्व के शक्ति गलियारे का समीकरण बदल रहा है। जाहिर है कि चीन इसमें एक शक्तिशाली मतलब भूमिका के तौर पे उभर रहा है और भारत अपने पड़ोस में शांति का माहौल कायम नहीं कर सकता है, तो उसमें अमेरिका और यूरोप के साथ बनाए हुए जो उत्कृष्ट संबंध हैं वो भी अर्थहीन हो जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि अमेरिका से भारत का उतना रिलेशन नहीं है, ये वैदेशिक संबंध की बात नहीं हो रही है, जो भौगोलिक संबंध है उसकी बात हो रही है। हमारे देश का जो सबसे नज़दीकी संबंध है वो किससे है, हमारे पड़ोसियों से है, जो कि एशिया महाद्वीप में है। अमेरिका तो दूसरे महाद्वीप में है, बीच में बड़ा सा समुद्र भी है, दूरी काफ़ी है, तो वहाँ से हम संबंध अच्छे करें ये ज़रूरी तो है, लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी ये है कि आसपास के जो पड़ोसी हैं उनके साथ हमारे रिलेशन जो है वो सुधरे, नहीं तो विकास हो नहीं पाएगा। आए दिन कुछ न कुछ समस्या खड़ी रहेगी और उसी को निपटाने में सरकारें व्यस्त रहेंगी। ये सब चीज़ें हैं और तनाव को कम करना आवश्यक है, ताकि जो भारत की बड़ी शक्ति बनने का यहाँ सपना है, आकांक्षा है, उसको पूरा किया जा सके। लेकिन चीन इसमें बार बार रोड़ा अटकाता है और अमेरिका भी कभी कभी अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए इसमें प्रोत्साहन देता है। चलते हैं आगे। इसके बाद जो अगला प्रश्न है इसमें देखिएगा, सटीक खेती या परिशुद्ध कृषि जो है इसको आपको परिभाषित करना है और इसके विभिन्न फायदे बताने हैं। ये सब काम आपको करने हैं। तो देखिए सटीक खेती का मतलब ये होता है कि कृषि में सूचना संचार प्रौद्योगिकी यानी ICT का उपयोग, और सटीक खेती में ग्लोबल इंफॉर्मेशन सिस्टम यानी GIS, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम यानी GPS, रिमोट सेंसिंग वायरलेस नेटवर्क, सैटेलाइट इमेज, इस प्रकार की जो टेक्नोलॉजी हैं उनका इस्तेमाल किया जाता है। यह तकनीक जो है ये फसल की उपज को बढ़ाती है और संसाधनों का जो बेहतर इस्तेमाल है उसको बढ़ावा देती है। ये सब आप लिख सकते हैं। सटीक खेती में सेंसर को खेत में लगाया जाता है और ये सेंसर क्या करता है, अलग अलग चीज़ें जो वहाँ के कारक हैं उनको नापने का काम करता है और मौसम की स्थिति का भी मूल्यांकन करता है। तो ये सब बातें हैं। सटीक खेती के फायदे आप लिख दीजिएगा, इनपुट लागत को ये कम करती है और संसाधनों का सही तरीके से इस्तेमाल हो पाता है। सही मात्रा में फसल को जल और उर्वरक पहुँचाने में सहायता प्राप्त होती है, कितनी मात्रा में पानी, कितनी मात्रा में खाद, ये सब पता लगता है। मृदा क्षरण को ये रोकता है। इसके अलावा जल संसाधनों का कुशल इस्तेमाल हो सकता है। किसानों को उनके खेतों की पोषक आवश्यकताओं की पहचान करने में सहायता मिल सकती है। संसाधनों की बर्बादी यहाँ घट सकती है और सही समय पर सही स्थान पर खेती में कितनी मात्रा में जो निविष्टियाँ हैं उनका इस्तेमाल करना है ये पता लग सकता है। तो जो किसानों की आय को दोगुना करने वाला प्रोग्राम सरकार का है उसमें ये योगदान देगा। इसके बाद जो 8वें नंबर का प्रश्न है इसमें आप देख रहे हैं कि भारत की नेकलेस ऑफ डायमंड, ये जो रणनीति है ये क्या है, हीरो का हार। तो हिंद महासागर क्षेत्र जो है वहाँ पर अपना वर्चस्व बनाए रखने के लिए चीन स्ट्रिंग ऑफ पर्ल स्ट्रेट यानी जो मोतियों की माला वाली नीति है उस पर चल रहा है और उसी का जवाब देने के लिए, मतलब जवाबी कार्रवाई के तौर पे भारत की ये नीति है जिसका नाम है नेकलेस ऑफ डायमंड्स। वो मोतियों के साथ खेल रहे हैं तो हम हीरो के साथ खेलेंगे, यानी हम मतलब ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, वही वाली बात है। हालांकि चीन की जो इकोनॉमी है और चीन का जो दायरा है वो हमसे कहीं ज़्यादा है। ये एक वास्तविक सत्य है, कटु सत्य है। हम चाहे कितना भी कह लें कि हमारी अर्थव्यवस्था बड़ी मजबूत है, हम बड़ी अच्छी स्थिति में है, ठीक है, लेकिन अगर तुलना करेंगे तो चीन जो है वो अभी हमसे ज़्यादा सामर्थ्यवान है और इसका वो फायदा उठा रहा है। आपने अभी पिछले प्रश्न में देखा कि वो हमारे पड़ोसियों, जितने भी पड़ोसी देश हैं उनके साथ हमारे संबंधों को खराब करना चाह रहा है ताकि हम कमज़ोर पड़ जाएं, अपने पड़ोसियों से हम सहयोग न ले सकें और उन्हीं सीमा विवादों को सुलझाने में हम उलझे रहें और चीन अपना काम कर ले जाए। तो इसके लिए वो अन्य पड़ोसी देशों की, जैसे बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, श्रीलंका है, इनकी मदद ले रहा है और नेपाल भी अब इधर ही झुक रहा है। तो ये सब चीज़ें हैं और चीन इनको वित्त पोषण करता है, यानी पैसा देता है और इनकी जो प्रोजेक्ट है इनको पूरा करवाने का काम करता है। तो ये सब काम करके ये अंकुश चारों ओर से लगा रहा है। तो ये तो स्थलीय क्षेत्र है, लेकिन जो जलीय तट सीमा है हमारी, हिंद महासागर है, वहाँ भी ये हमें घेरने का प्रयास कर रहा है
और घेरने की दिशा में ही इसने अपना केंद्र बनाया श्रीलंका को, वहां भी इसने अपना एक तंबू गाड़ दिया। तो ये सब चीज़ें इसमें शामिल हैं और उसी का जवाब देने के लिए भारत ने नेकलेस ऑफ डायमंड्स की जो रणनीति है उस पर काम करना शुरू किया है। इस रणनीति का लक्ष्य ये है कि एक ऐसा काउंटर घेरा तैयार करना जो कि चीनी विस्तार को मात दे सके। अब देखिए, चीन ने स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की जो रणनीति थी उसके माध्यम से चित्तगोंग यानी बांग्लादेश, कराची और ग्वादर बंदरगाह जो पाकिस्तान का है, कोलंबो और हम्बनटोटा जो श्रीलंका के हैं, ऐसे स्थानों पर अपनी पकड़ बनाई है। स्थलीय सीमा को तो वो पकड़ रहा ही है या पकड़ चुका भी है काफ़ी हद तक, लेकिन उसके साथ साथ जो हमारी जलीय सीमा है यानी तटरेखा है वहाँ पे हमें बेबस करना चाह रहा है और उसके लिए इसने केंद्र बना रखे हैं, एक बांग्लादेश, एक श्रीलंका और एक पाकिस्तान। इस प्रकार से हमारे जो पड़ोसी हैं उनको ये बेस कैंप के तौर पे यूज़ कर रहा है। ये चीज़ें हैं और इससे निपटने के लिए भारत को भी उसी हिसाब से कार्रवाई करनी पड़ेगी। इसका सामना करने के लिए भारत ने अपने कूटनीतिक संबंधों और नौसैनिक ठिकानों को निम्न स्थानों पर बढ़ाने की योजना बनाई है। जैसे चांगी नेवल बेस है ये सिंगापुर का, यहाँ ईंधन भरने के लिए जो इस्तेमाल किया जाने वाला बेस है उसके तौर पे आप इसे देखते हैं। सबांग पोर्ट है इंडोनेशिया का, मलक्का स्ट्रेट का प्रवेश द्वार यहाँ पे ये स्थित है। इसके अलावा डूकम पोर्ट है ये ओमान का है, ये भारत का ठिकाना है और दो महत्वपूर्ण चीनी पॉइंट यानी ग्वादर और जिबूती, अफ्रीका का जो जिबूती है उसके बीच में स्थित है। इसके अलावा यहाँ पे आप देख रहे हैं असुम्पशन द्वीप है सेशेल्स वाला, यह आधार जो है ये दक्षिण जो अफ्रीकी महाद्वीप है उसके निकट होने के कारण महत्वपूर्ण है। चाबहार पोर्ट को आप देख रहे हैं, तो ये जो चाबहार पोर्ट है ईरान वाला, ये अफगानिस्तान तक पहुंच प्रदान करने के लिए मध्य एशियाई क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण व्यापार मार्ग है। हालांकि चाबहार वाला जो मामला है उसमें ईरान के साथ मतभेद हो जाते हैं तो वो संकट में पड़ जाता है। ये सब स्थितियां हैं और रणनीतिक रूप से चुने गए जो नौसैनिक अड्डे हैं उन पर सीधी पहुंच बनाने के अलावा भारत मंगोलिया जो एयर कॉरिडोर परियोजना है, जापान के साथ ग्रोथ कॉरिडोर परियोजना है, इस प्रकार की जो गलियारा परियोजनाएं हैं और वियतनाम के साथ भी अपने संबंधों को मजबूत कर रहा है और भारत इस रणनीति को हीरो के हार के पैटर्न के रूप में देख रहा है। तो ये बात है, यानी मोतियों के माला का जवाब हीरो के हार से। इसके बाद जो अगला प्रश्न है उसमें नीति आयोग की जो पूर्ववर्ती योजना का सिस्टम है उस पर हमें चर्चा करनी है। मतलब प्रश्न में ये पूछा गया है कि नीति आयोग योजना आयोग से कैसे भिन्न है। पूर्ववर्ती का मतलब क्या होता है, इससे पहले वाला। तो आप जानते हैं कि पहले आज़ादी के बाद मतलब जब संविधान लागू हो जाता है तो उसके बाद योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए और जो पंचवर्षीय योजनाएं लगातार 12 संस्करण तक चलती हैं उनको चलाने के लिए, देश को विकास की ओर ले जाने के लिए, चूंकि देश की अर्थव्यवस्था खस्ता हाल रहती है तो विकास की ओर मोड़ने के लिए जो योजना आयोग नाम का संस्थान है उसका गठन होता है। और बाद में जो सरकार है वो इस आयोग का नाम परिवर्तित कर देती है और इसे नीति आयोग के नाम से जाना जाने लगता है। इसमें कुछ नई चीज़ें जोड़ी जाती हैं, मतलब इसे नवाचार की ओर मोड़ा जाता है, तो ये एक थिंक टैंक के तौर पर डेवलप होता है। अब देखिए यहाँ पर इसमें भिन्नता है, दोनों एक जैसे नहीं है। समय के हिसाब से इसमें मॉडिफिकेशन किए गए हैं, जब जैसी आवश्यकता थी उसके हिसाब से आयोगों का गठन किया गया। जैसे योजना आयोग जो है वो बेकार नहीं था, लेकिन तत्कालिक जो समय चल रहा है, तत्कालीन जो मांग है हमारी विकास के लिए, जो आवश्यक चीज़ें हैं उनको पूरा करने में वो असमर्थ साबित हो रहा था और उसी के चलते एक नए संस्थान का गठन आवश्यक था। तो उसी के ध्वंसावशेषों पर इसे डेवलप किया गया है। देखिए, भारत में नीति आयोग, जिसे कि कहा जाता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को होती है, जो ये भाजपा सरकार है इसके द्वारा। और नीति आयोग भारत सरकार की नीति निर्धारण के लिए थिंक टैंक के तौर पे काम करता है और जो SDGs हैं जिन्हें कि 2030 तक हमें अचीव करना है, 17 सतत विकास लक्ष्य हैं, उनको प्राप्त करना भी नीति आयोग का एक उद्देश्य है। इसके अलावा नीति आयोग केंद्र और राज्य स्तर पर निर्वाचित सरकारों को नीति के प्रमुख कारकों के संबंध में महत्वपूर्ण और तकनीकी परामर्श उपलब्ध कराने का काम करता है, ये भी इसका काम है। और नीति आयोग राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान भारत सरकार के द्वारा गठित एक नया संस्थान है जिसे योजना आयोग के स्थान पर डेवलप किया गया है। यहाँ तक तो हमने प्रस्तावना रखी है, लेकिन इसमें अंतर है। दोनों में अंतर क्या है? अंतर यह है कि योजना आयोग के द्वारा सुझाई गई नीतियां और परियोजनाएं ये राज्यों पर बाध्यकारी थी, लेकिन नीति आयोग केवल एक सलाहकारी निकाय है, इसके सुझाव राज्यों पर बाध्यकारी नहीं है। मतलब योजना आयोग कह के करवाता था, नीति आयोग सिर्फ कहकर छोड़ देता है। इसके बाद योजना आयोग के पास राज्य सरकारों को धन आवंटित करने की शक्ति थी, लेकिन नीति आयोग के पास इस प्रकार की शक्तियां नहीं है। ये शक्तियां किसके पास हैं? वित्त मंत्रालय के पास है। कहने का मतलब क्या है कि योजना आयोग का जो ये नवीनतम संस्करण हम देख रहे हैं नीति आयोग के रूप में, इसकी बहुत सारी पावर्स सरकार ने छीन ली है, उसे अपने पास रख लिया है ताकि वो अपने हिसाब से इसे कंट्रोल कर सके। इसके अलावा नीति आयोग विभिन्न पहलुओं और तंत्रों के माध्यम से राज्यों को लगातार शामिल करके सहकारी संघवाद को बढ़ावा देता है, जबकि योजना आयोग में इस प्रकार की कोई सक्रिय भूमिका नहीं थी। हालांकि राज्यों के हितों का ध्यान योजना आयोग में बहुत अच्छे ढंग से रखा जाता था।
इसके अलावा आप देख रहे हैं नीति आयोग नियोजन के बॉटम अप दृष्टिकोण का अनुसरण करता है, जबकि योजना आयोग ने क्या किया था, ये टॉप अप दृष्टिकोण का पालन करता था। तो जब जैसी आवश्यकता थी उसके हिसाब से यहाँ पर काम किया गया। नीति आयोग अपनी सदियों में कई विशेषज्ञों को शामिल करता है, मतलब इसकी जो टीम है उसमें कई तरह के विशेषज्ञ हैं और ये एक बहुमुखी संगठन है। मतलब इसमें बहुआयामी विचारधारा के लोग रहते हैं, अलग अलग क्षेत्रों से आते हैं, उनके पास अपने क्षेत्रों का अनुभव होता है, तो वो अपने अनुभवों को साझा करते हैं और किसी भी समस्या का बहुत डाइवर्स तरीके से यहाँ समाधान निकलता है। ये इसका एक प्लस पॉइंट है, जबकि योजना आयोग के अंदर ऐसी चीजें नहीं थी। अब इसके बाद 10वें प्रश्न को देखिए। ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर मनरेगा के सकारात्मक प्रभाव आपको दर्शाने हैं। महात्मा गांधी नेशनल रोजगार गारंटी योजना, इसकी शुरुआत होती है 25 अगस्त 2005 को, जो यूपीए गवर्नमेंट थी उसके द्वारा, और इसे काम करने के कानूनी अधिकार के रूप में देखा जाता है। मतलब जो 100 दिन का रोजगार था उसको बाद में 150 दिन के रोजगार के तौर पे तब्दील किया गया, मतलब एक खास वर्ग के लिए, उसको भी हम देखेंगे। तो ये कानूनी अधिकार है जिसमें कि काम मिलना चाहिए, रोजगार उपलब्धि की बात कही गई है। और किसी भी ग्रामीण घर के वयस्क सदस्यों को एक वित्तीय वर्ष में 100 दिन, मतलब एक सामान्य जो व्यक्ति है उसके लिए 100 दिन और जो SC ST समुदाय है उसको 150 दिन का रोजगार देना, उसकी गारंटी देना, ये इस कार्यक्रम का योगदान था। अब देखिए सकारात्मक प्रभाव क्या होता है कि इसमें 1/3 जो लाभार्थी हैं वो महिलाएं होंगी, जिससे कि ग्रामीण महिलाओं की स्थितियां सुधरेंगी, ये बात है। मजदूरों की आय में वृद्धि होगी और आजीविका के संसाधनों में वृद्धि होगी। इसके अलावा प्रचंड बेरोजगारी जो है उसमें कमी आएगी और वैकल्पिक काम में संलग्न करने की जो पेशकश है वो इसमें होगी। इसके अलावा बुनियादी ढांचे के विकास पर यह केंद्रित होगा, मतलब जो काम आपसे करवाया जाएगा, 100 दिन का रोजगार देने की गारंटी है तो कहीं ना कहीं काम में लगाएंगे, और जहां काम में लगवाएंगे वहां पे कुछ विकास की परियोजनाएं रहेंगी, उन्हीं को आपको पूरा करना होगा, जैसे कि तालाबों को खोदना, सड़क का निर्माण करना, या इस प्रकार की जितनी भी विकासात्मक परियोजनाएं हैं वो इसके द्वारा डेवलप होंगी। और ग्रामीण शहरी जो प्रवास है उसको भी ये रोकने का काम करेगा, मतलब जो गाँव के लोग रोजगार की तलाश में शहर की ओर भागते हैं तो उनके पलायन को रोकेगा, जिससे कि गांव मजबूत होंगे। और कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान लगभग 40 मिलियन कर्मचारियों ने अपनी आजीविका खो दी थी। उनमें से कई को अपने मूल स्थानों पर लौटने के लिए मजबूर किया गया। आपने देखा कि जो दूर दराज के प्रदेश थे वहाँ से मूल स्थानों पर जो प्रवासी हैं वो लौट कर आते हैं। और प्रवासी श्रमिकों को रोजगार के अवसर प्रदान करने में मनरेगा एक प्रमुख साधन है। हालांकि बहुत से इलाकों में ये देखा गया कि जो मनरेगा का काम देने वाले प्रायोजक हैं, प्रायोजक का मतलब जो स्थानीय ठेकेदार क्वालिटी के लोग होते हैं जो कि बिचौलिए का फायदा उठाते हैं, वो बाहर से आए हुए प्रवासियों को इन्फेक्टेड मानकर काम देने से मना कर रहे थे। ऐसा भी देखा गया, यानी भेदभाव, उन्हें कोई काम ही नहीं दे रहा था। तो ये स्थितियां थी, लेकिन ये क्षणिक थी। कुल मिलाकर ये काम उपलब्ध कराता है, ये इसका प्लस पॉइंट है। और इनकी समस्या के समाधान के लिए आत्मनिर्भर भारत अभियान, ये हमने देखा है पिछले वाले वीडियो में, इसको प्रोत्साहन दिया गया और मनरेगा के लिए करीब 40,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है, पूरा पैकेज है, इसको आप लिख सकते हैं। अब इसके बाद खंड ब को देखिए, यहाँ शब्द सीमा आपकी 50 शब्दों की है। और जल अताशे, ये एक प्रोफाइल है और इस प्रोफाइल में क्या चीज़ है हमें ये बताना है। देखिए, इजराइल ने दिल्ली स्थित अपने दूतावास में जल अताशे नाम का एक विशेष राजनयिक प्रोफाइल बनाने की घोषणा की है। यह जो कार्यालय है ये जनवरी 2021 से अपना काम करना शुरू करेगा और इस पहल के माध्यम से इजराइल जल प्रबंधन तथा कृषि क्षेत्र में भारत को मदद प्राप्त होगी और दोनों देशों के बीच में जो टेक्नोलॉजी है उनका हेर फेर हो सकेगा, आदान प्रदान। इसके अलावा इजराइल ने जल प्रबंधन में सर्वश्रेष्ठ जो प्रथाएं हैं उनको शुरू किया है। अताशे, यहाँ पे जो अताशे शब्द यूज किया गया है इसे आप देख रहे हैं, ये अताशे क्या है, एक फ्रांसीसी भाषा का शब्द है और इसका मतलब होता है एक विशेष अधिकारी, लेकिन वरिष्ठ राजनयिक या राजदूत के अधीन इसे काम करवाया जाता है। कहने का मतलब क्या है कि यह एक विशेष अधिकारी तो होता है लेकिन यह राजदूत के अधीन काम करता है। और इजराइल से पहले से ही भारत ने कृषि अताशे की स्थापना करवा रखी है और जल अताशे भी उसी कार्यालय का हिस्सा बनेगा। तो ये सब चीजें इसमें शामिल होती हैं। इसके बाद बायो फोर्टिफिकेशन यानी जैव सुदृढ़ीकरण, ये जो जैव, इसे आप देख रहे हैं, ये सुदृढ़ बनाने की योजना है, लेकिन किस तरह की चीज को? तो बायो फोर्टिफिकेशन या फूड फोर्टिफिकेशन ये एक प्रक्रिया है जिसमें कि खाद्य फसलों में आवश्यक जो सूक्ष्म पोषक तत्व हैं, सूक्ष्म पोषक तत्वों का मतलब है खनिज पदार्थ या विटामिन, उनको मिलाया जाता है। और इस प्रक्रिया के द्वारा, मतलब इसमें प्रक्रिया जो होती है उसके दो या दो से अधिक चरण होते हैं। यहाँ 2 ही चरणों की बात कही गई है। एक तो जो प्रजनन पौधों का होता है उसी दौर में मिला दिया जाता है, या फिर जेनेटिक जो इंजीनियरिंग होती है उसके माध्यम से इसमें खाद्य पदार्थों में पोषकता का समावेश किया जाता है। कुल मिलाकर जो सामान्य हमारा भोजन है, सामान्य खाद्य पदार्थ जिन्हें कि हम दैनिक जीवन में इस्तेमाल करते हैं,
उन्हीं में इस प्रकार के पोषक तत्वों को शामिल कर दिया जाए ताकि हमें ऊपर से कुछ भी लेने की आवश्यकता ना पड़े। और जो अभाव जनित बीमारियां होती हैं, विटामिन की कमी से हो जाती हैं, खनिज की कमी से हो जाती हैं, वो सब ना हो, उनसे निजात पाई जा सके। सामान्य रोटी सब्जी चावल दाल खाकर आप एकदम तंदुरुस्त रहें, ये प्रयास। और आमतौर पर जो बायो फोर्टिफिकेशन है वो निम्न संस्थाओं के द्वारा किया जाता है, जैसे कि सरकारी खाद्य और स्वास्थ्य नीतियों के माध्यम से, या खाद्य निर्माता भी अपने पोषक स्तर में वृद्धि कर सकते हैं और कुपोषित लोगों की संख्या में कमी लाना, ये इसका मुख्य उद्देश्य है। अटल भूजल योजना, ये हमारा तीसरा टॉपिक है। ये 25 दिसंबर 2019 को जो प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी, मतलब ये भारत रत्न विजेता और स्वर्गीय हैं, तो इनके जन्मदिन के अवसर पर ये शुरू की गई थी। क्रिसमस के दिन इनका जन्मदिन रहता है, तो 2019 का जो क्रिसमस था उस पर ये लॉन्च होती है और पीएम मोदी के द्वारा इसे शुरू किया जाता है। ये भूजल प्रबंधन की एक केंद्रीय योजना है और इसका उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य ये है कि 7 राज्यों में भूजल प्रबंधन में सुधार करना, और इसके लिए 6000 करोड़ रुपए का जो बजट है उसको निर्धारित किया गया है। इसमें 3000 करोड़ रुपए का जो योगदान है वो विश्व बैंक से ऋण के रूप में प्राप्त होता है, जबकि 3000 करोड़ रुपए ये भारत सरकार योगदान के रूप में देगी। तो यहाँ आधा आधा का योगदान है, इसे आप देख सकते हैं। इसके बाद चौथे नंबर पर है आपका अविश्वास प्रस्ताव। तो इसमें आप क्या लिखिएगा? संवैधानिक प्रावधानों के मुताबिक यदि कोई सरकार काम कर रही है तो उसमें काम करने के बीच में जो कंडीशन है वो ये है कि कोई सरकार तभी काम कर सकती है जब उसे लोकसभा में बहुमत प्राप्त हो। बहुमत यहाँ आवश्यक है। और किसी भी विपक्षी पार्टी को लगता है कि सरकार के पास बहुमत नहीं है या सरकार विश्वास खो चुकी है, तो सदन में उसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आता है और सदन में बहुमत सिद्ध करने के बाद ही, मतलब जब अविश्वास प्रस्ताव आता है तो उसके बाद जो सत्ताधारी दल होता है उसको अपना बहुमत सिद्ध करना होता है कि नहीं मेरे पास बहुमत है, और अगर ऐसा करने में वो असफल हो जाता है तो उसको वहाँ से हटना पड़ता है, और नहीं तो अगर सिद्ध कर लेता है तो मंत्रिपरिषद बनी रहती है। ये चीज़ें अब देख लीजिए, जब अविश्वास प्रस्ताव पारित होता है और यहाँ बहुमत सिद्ध नहीं हो पाता है तो प्रधानमंत्री को तत्काल अपनी मंत्रिपरिषद के साथ इस्तीफा देना पड़ता है। और ये जो प्रस्ताव होता है इसको नो कॉन्फिडेंस मूवमेंट कहा जाता है या मोशन कहा जाता है। इसके बाद जीवन का अधिकार, ये आपका 5वां टॉपिक है। तो देखिए, भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 21 है उसके तहत जीवन का अधिकार एक मौलिक अधिकार है। इस पर प्रश्न बन सकता है। यह भारत में रहने वाले सभी लोगों को जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की गारंटी देता है और एक गरिमामय जीवन की गारंटी देता है। सार्थक और पूर्ण जीने लायक जो जीवन शैली है उसको उपलब्ध कराने की गारंटी देता है। अब यहाँ ध्यातव्य ये है कि किसी अधिकार, मतलब ये जो अधिकार है 21वें अनुच्छेद के द्वारा दिया हुआ, ये किसी भी परिस्थिति में निलंबित नहीं किया जा सकता है। और इस अवधारणा में मृत्युदंड, गर्भपात, युद्ध, इच्छा मृत्यु, पुलिस क्रूरता, इसके अलावा न्याय संगत हत्या, पशु अधिकारों से संबंधित जो मामले हैं उनके संबंध में बहस पैदा होती है। वैसे तो ये जीवन का अधिकार है, तो हर व्यक्ति को, हर जीव को जीने का अधिकार है, लेकिन अब ऐसी स्थिति में कई बार विरोधाभास पैदा होते हैं। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिन्हें समाप्त करना आवश्यक होता है, और अगर उन्हें समाप्त कर दिया जाता है तो उस समय समाप्त करने के दौर में ये जो संविधान का अनुच्छेद है ये आड़े आता है। और इस अनुच्छेद की क्लिष्टता इतनी ज़्यादा है कि इसे कभी भी निलंबित नहीं किया जा सकता, मतलब आपातकाल के दौरान भी ये जीवित रहता है, तो ये काफ़ी कठोर हो जाता है, ये बड़ी बाधा बनता है। तो यहाँ बहस छिड़ जाती है। जैसे गर्भपात वाला मामला है, जीवन बचाने के लिए, माता का जीवन बचाने के लिए, या शिशु जो है वो अपाहिज है, उसका पूर्ण विकास नहीं हो सका है, तो ऐसी स्थिति में जो एबॉर्शन है वो अनिवार्य हो जाता है। या जो माता है वो कम आयु की बच्ची है, रेप का शिकार वगैरह हो गई है, तो ऐसी स्थिति में अदालती कार्रवाई बहुत लंबी खिंचती है और ऐसे में उसे बच्चे को जन्म देना पड़ता है। तो ये सब मामले होते हैं जिसमें कि ये अनुच्छेद आड़े आता है। इसके अलावा मृत्युदंड वाले मामले में भी आता है। कुछ ऐसे कुख्यात और जघन्य अपराधी होते हैं जिनको कि फांसी के अलावा कोई विकल्प नहीं होता या मृत्यु देने के अलावा कोई विकल्प नहीं होता, तो उसमें इनका जो जीवन जीने का अधिकार है वो सामने आता है। इसके अलावा इच्छा मृत्यु, कोई एकदम बिस्तर पर है या एकदम मरणासन्न है लेकिन मर नहीं पा रहा है, तो वो अपनी स्वेच्छा से प्राण त्यागना चाहता है, तो यहाँ ये चीज़ें बाधा बनती हैं। न्याय संगत हत्या, पशु अधिकार भी इसमें आड़े आ जाते हैं। तो ये सब चीज़ें आप लिख सकते हैं, मतलब इसके जो प्लस पॉइंट हैं और जो इसकी समस्याएं हैं दोनों को आपको दर्शाना है। इसके बाद असीम मंच क्या है? तो इसका पूरा नाम है आत्मनिर्भर स्किल्ड एम्प्लॉयर मैपिंग, और इसे कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। और एकीकृत किए हुए डाटा को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग करके विश्लेषण और आकलन के द्वारा नीति और निर्णय लेने में सहयोग प्राप्त किया जाएगा इससे, ये इसका उद्देश्य है। और इसमें जो प्रावधान है उसे आप देख रहे हैं। और इस प्लेटफॉर्म को राष्ट्रीय कौशल विकास निगम यानी NSDC और बेंगलुरु स्थित जो कंपनी है बेटर प्लेस, उसके द्वारा विकसित और प्रबंधित किया जा रहा है। और यह ऐप के रूप में भी उपलब्ध कराया जाएगा, मतलब इसका एप्लीकेशन भी लॉन्च होगा। इसके बाद 7वें नंबर का जो क्वेश्चन है, इसमें आपको क्षुद्रग्रह 16 साइकी के बारे में बताना है।
ये क्या है? तो पहली बार 1853 में एक इतालवी खगोल विज्ञानी थे, उनके द्वारा इसको खोजा जाता है और यह मंगल और बृहस्पति के बीच में स्थित है। तो ज़्यादातर जो क्षुद्र ग्रह है उनकी जो लोकेशन है वो यहीं पर है, मंगल और बृहस्पति के बीच में ये पाए जाते हैं। हालिया अवलोकन और इसकी रचना की स्पष्ट तस्वीर जो है उसको हम लोग देखते हैं, मतलब ये स्पष्ट तस्वीर सामने आई है। चट्टानों और बर्फ से बने अधिकांश क्षुद्र ग्रहों के विपरीत, मतलब क्षुद्र ग्रहों का निर्माण कैसे होता है? चट्टानों और बर्फ से होता है। सूर्य का प्रकाश यहाँ पर्याप्त नहीं पहुंच पाता तो बर्फ जम जाती है। इसके अलावा ये चट्टानी आकार प्रकार के और अनियमित आकार के होते हैं। अब देखिए यहाँ पर इन सब के विपरीत ये जो साइकी 16 है, ये लोहा, निकिल और कई अन्य दुर्लभ सामग्रियों के द्वारा बना हुआ है। अब दुर्लभ सामग्रियों में कौन सी? तो सोना है, इसमें प्लेटिनम है, कोबाल्ट है, इरिडियम है और रेनियम है। इस प्रकार की जो मूल्यवान बहुमूल्य पृथ्वी पर कही जाने वाली धातुएं हैं उनसे ये बना हुआ है। पृथ्वी के कोर के समान इसके, मतलब ये जो क्षुद्र ग्रह है इसमें लोहे और निकिल का समावेश पाया जाता है। हम जानते हैं कि जो अर्थ की कोर है वहाँ पे लोहा और निकिल ये पाए जाते हैं और वहाँ की जो स्थितियाँ हैं वो बहुत ज़्यादा तापमान होने की वजह से पिघली हुई हैं। तो वो कंडीशन यहाँ भी पाई जाती है और माना जाता है कि यह किसी ग्रह का अवशेष है। ये जो साइकी है ये किसी ग्रह का बचा हुआ ध्वंसावशेष है और हमारे सौर मंडल के निर्माण के दौरान कई टकरावों और गतिविधियों के कारण अपने मेंटल और क्रस्ट को खो चुका है। मतलब ये कहने का तात्पर्य, जैसे पृथ्वी में आप देखते हैं कि 3 लेयर हैं, उसके बाद उनके अंदर भी ऊपर और नीचे वाला विभाजन होता है, तो उसको जाने दीजिए। मतलब एक क्रस्ट है, उसके बाद मेंटल है और एकदम जो बीच वाला है उसको हम लोग कोर कहते हैं। तो अब ये कहा जा रहा है कि साइकी की जो स्थितियां हैं वो भी आज से कई करोड़ साल पहले या बहुत समय पहले ऐसी ही रही होंगी। मतलब क्रस्ट, मेंटल, कोर इसमें भी रहा होगा। लेकिन समय के साथ साथ घर्षण और टकराव और तरह तरह की जो घटनाएं हैं उससे इसका जो ऊपर का 2 हिस्सा है यानी क्रस्ट और मेंटल है वो नष्ट हो चुका है। बचा है सिर्फ कोर वाला पार्ट और उसमें हम लोग लोहा और निकिल देखते हैं। तो इसको एक पूर्व ग्रह के तौर पर देखा जा रहा है। इसके बाद 8वें नंबर का जो इसमें प्रश्न है काफ़ी अच्छा है। गगनयान पर आपको लिखना है। 2022 में भारत सरकार का ये पूरा मिशन है। मतलब इसमें भारत सरकार की घोषणा थी और उसको चलाने का काम या क्रियान्वित करने का काम हमारी जो गौरवशाली एजेंसी है, अंतरिक्ष एजेंसी है इसरो, उसके द्वारा किया जाएगा। भारत की आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ पे भारत मानव अंतरिक्ष उड़ान भेजने के लिए गगनयान नाम का एक मिशन चला रहा है। ये एक परियोजना जैसे काम करेगा। अंतरिक्ष में भारत का पहला मानव युक्त विमान इसके द्वारा भेजा जाएगा और इस मिशन का उद्देश्य है 3 सदस्यीय दल को 5 से 7 दिन की अवधि के लिए अंतरिक्ष में भेजना। ये भारत सरकार और अंतरिक्ष विभाग जो है उसका मिला जुला काम है। गगनयान को लॉन्च करने के लिए GSLV Mark 3 लॉन्चिंग व्हीकल का इस्तेमाल किया जाएगा और इस परियोजना में 10,000 करोड़ रुपए की लागत आएगी। तो पैसा तो बहुत ज़्यादा लगेगा, लेकिन इससे हमारा जो सिर है वो दुनिया में ऊंचा होगा अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में। और भारत ने अपने पहले मानवयुक्त मिशन के लिए भारतीय वायुसेना जो इंडियन एयरफोर्स है उसके पायलटों को अंतरिक्ष यात्री के रूप में चुना है। ऐसा क्यों? क्योंकि आसमान में रहने के वो अभ्यस्त हैं, लेकिन आसमान और अंतरिक्ष में फर्क होता है। फिर भी इनके पास उन परिस्थितियों से निपटने का कौशल होता है, ये उसके अभ्यस्त होते हैं, इनकी ट्रेनिंग वैसी होती है, तो ये वहाँ सर्वाइव कर सकते हैं। मतलब बाकी लोगों की तुलना में ये कहीं ज़्यादा योग्य कैंडिडेट के तौर पे देखे जाते हैं। और इसका प्रशिक्षण हो रहा है मॉस्को में। यहाँ अपने देश में प्रशिक्षण के लिए सुविधाएं ही नहीं है, ये एक चिंताजनक विषय है। तो वो भी समय के साथ डेवलप होगा। एक समय वो भी था जब हम दूसरे जो स्पेस स्टेशन होते थे वहाँ से अपनी लॉन्चिंग किया करते थे, अपने यहाँ कोई बेस ही नहीं था। लेकिन अब हमारी जो एजेंसी है वो दुनिया में काफ़ी जानी मानी है, ये हम जानते हैं। इसके बाद देख लीजिए, पहला जो रॉकेट और लॉन्चिंग का काम था वो बैलगाड़ी पर लाद कर किया जाता था। मतलब बैलगाड़ी पर लाद कर जो लॉन्च स्थल था वहाँ तक पहुँचाया जाता था। इसके बाद देख लीजिए 9वें नंबर का प्रश्न। इसमें कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व यानी CSR पर आपको लिखना है। तो CSR है क्या? ये एक दान खाता है और ये गांधी जी की परिकल्पना पर आधारित है, जिसमें गांधी जी ने कहा था कि एक समान समाज का निर्माण हो, जिसमें कि हर वर्ग जो है वो पोषण प्राप्त कर सके। ऐसा ना हो कि एक जो वर्ग है वो धन का ढेर इकट्ठा करके उसकी ऊंचाई पर बैठा रहे और नीचे वालों को देखे ही ना, और नीचे वाले जो हैं वो अपने हाल पर छोड़ दिए जाएं और वो कुचलें और मरें, 2 वक्त की रोटी के लिए तड़पें। ऐसी जो असमानता है उसको दूर करने का उद्देश्य गांधी जी का भी था और उसी परिकल्पना को यहाँ आधार बनाकर ये जो CSR है यानी कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसको लॉन्च किया गया है। और इसमें कंपनियों के लिए एक प्रावधान किया गया है कि वो कुछ अपने जो फंड हैं उसको दान करें। अब देखिए इसका पूरा मतलब क्या है। यहाँ कहा जा रहा है कि पर्यावरणीय और सामाजिक कारण की ओर से कारपोरेट पहल को ये संदर्भित करता है और इसको अनिवार्य करने वाला भारत दुनिया का पहला देश है। इसमें कंपनी एक्ट जो 2013 है उसके खंड 135 के दायरे में आता है।
CSR के तहत कंपनियों को CSR गतिविधियों पर पिछले 3 वर्षों में अपने औसत शुद्ध लाभ का 2% खर्च करना अनिवार्य है। ये जो 2% ये खर्चा करेंगे ये लोक हित के कार्यों में करेंगे, ऐसा इसमें प्रावधान है। और सबसे बड़ी हिस्सेदारी इसमें शिक्षा क्षेत्र की है, मतलब जो कंपनियां हैं वो कहाँ निवेश कर रही हैं, शिक्षा क्षेत्र में। उदाहरण के तौर पे महिंद्रा शैक्षणिक संस्थानों में अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने के लिए उच्च शिक्षण संस्थानों की स्थापना कर रहे हैं। ऐसे ही अलग अलग जो संस्थान हैं वहाँ विभिन्न कंपनियों का सपोर्ट प्राप्त हो रहा है। तो कुल मिलाकर ये है आपका कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व, और इसका फायदा कंपनियां पब्लिसिटी बटोरने के लिए और अपना व्यापार हित साधने के लिए भी करती हैं। मतलब वो 2% देंगी तो उससे उनका कुछ खास जाएगा तो है नहीं, 2% में क्या जाएगा, बाकी 98% उन्हीं का है मुनाफा। तो इतना खर्चा करके अगर वो मार्केटिंग कर ले रही हैं, अपना प्रचार कर ले रही हैं, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। और वो अपने आप को उदार दिखाने के लिए भी इसका इस्तेमाल करती हैं। तो यहाँ इसका परमार्थ की भावना कम और प्रचार की भावना यहाँ ज़्यादा सामने आती है। फिलहाल इसके बाद 10वें नंबर के प्रश्न को देखिए, कृषि मेघ से आप क्या समझते हैं, इस पर आपको डिस्कस करना है। तो देखिए, कृषि मेघ जो है ये भारत में कृषि क्षेत्र में अनुसंधान और शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए और जोखिम को कम करने के लिए बनाया गया है। कृषि मेघ पशुओं में छवि विश्लेषण और बीमारी की पहचान करने के लिए कृत्रिम जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाली टेक्नोलॉजी है उससे लैस है। शोधकर्ताओं, नीति निर्माताओं और किसानों को कृषि अनुसंधान के बारे में नवीनतम जानकारी और अपडेट प्राप्त कराने में ये समर्थ है। और राष्ट्रीय कृषि उच्च शिक्षा परियोजना जो है उसके तहत स्थापित ये कृषि मेघ जो है एक तरह से ICAR यानी भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, इसका डेटा रिकवरी केंद्र है। ये क्या है वास्तव में, तो यह डेटा रिकवरी का एक केंद्र है। और यह डेटा रिकवरी सेंटर राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन एकेडमी यानी जिसे नार्म कहा जाता है, हैदराबाद में ये है, वहाँ पर स्थापित किया जाएगा। ये इसकी स्थितियाँ हैं। तो यहाँ तक हमने जो खंड ब है उसको पूरा किया है। इसके बाद जो छोटे छोटे प्रश्न हैं वो आपके सामने हैं। इसमें पहला आपका प्रश्न है, ये 25 शब्दों की सीमा वाले क्वेश्चन है, 2 अंक प्रत्येक प्रश्न पे हैं, तो बहुत ज़्यादा नहीं लिखना है। ये है आपका एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स, यानी इसको आप TADP के तौर पे देख सकते हैं। तो देश में एक लचीली मजबूत स्वास्थ्य प्रणाली को स्थापित करने के लिए नीति आयोग ने ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स इस कार्यक्रम को शुरू किया है। और इसका उद्देश्य क्या है, तो पिछड़े जिले जो हैं, मतलब 117 जिलों की यहाँ पहचान हुई है, उनमें स्वास्थ्य क्षेत्रों का उत्थान करना, मतलब स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाना, ये इसका उद्देश्य है। और स्वास्थ्य पोषण कार्यक्रम जो है, मतलब स्वास्थ्य और पोषण का ये कार्यक्रम, ये 6 मुख्य क्षेत्रों में अधिक महत्व रखता है, यानी 30% का जो योगदान है उसको आप देख रहे हैं। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। इसके बाद आगे चलते हैं। जो सेकेंड वाला है इसमें आप देख रहे हैं कि ये इफ लो करके फ्लड वार्निंग सिस्टम जो है, ये क्या चीज़ है, तो यह एक एकीकृत बाढ़ चेतावनी प्रणाली है। और इस प्रणाली में तत्काल मौसम के अपडेट के साथ 3 दिन पहले बाढ़ का अनुमान लगाया जा सकेगा। ये बहुत अच्छी बात है। बाढ़ आती है तो बहुत कम समय पहले पता लगता है, लेकिन इस प्रणाली के द्वारा क्या होगा, 3 दिन पहले ही अंदेशा हो जाएगा कि बाढ़ आने वाली है और लोग सुरक्षित स्थानों की ओर जा सकेंगे, उनके पास अवसर होगा। और पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के द्वारा इसे डेवलप किया गया है। इसके बाद तीसरे नंबर के प्रश्न में आपको स्मार्ट सिटीज़ मिशन पर लिखना है। स्मार्ट सिटीज़ मिशन कोर इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण के लिए शहरों को बढ़ावा देगा और अपने नागरिकों को जीवन की अच्छी गुणवत्ता प्रदान करेगा। स्वच्छ और टिकाऊ वातावरण, रोजमर्रा की समस्याओं से निजात पाने के लिए जो स्मार्ट संसाधन है उनका इस्तेमाल करना, इसी पर यह केंद्रित है। और भारत में स्मार्ट शहरों ने इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का उपयोग करना शुरू कर दिया है, जो कि कोविड-19 के खिलाफ लड़ने के लिए स्मार्ट सिटीज़ मिशन के तहत बनाया गया है। तो यहाँ स्मार्ट सिटीज़ का जो डेवलपमेंट है वो भारत के उन्नत विकास को बढ़ावा देने के लिए लाया गया है। इसके बाद स्वच्छ भारत मिशन, इसको आपको लिखना है। तो 2 अक्टूबर 2014 को ये शुरू होता है तो पुराना लेकिन चर्चा में है। और स्वच्छ भारत मिशन का जो यहाँ उद्देश्य है, ये एक देशव्यापी अभियान है, स्वच्छता ले आना इसका उद्देश्य है। और गांधी जी का चश्मा इसका सिंबल है, आप जानते हैं। इसमें अपशिष्ट प्रबंधन को सुधारना, उसके अलावा जो सार्वभौमिक स्वच्छता कवरेज है उसको ले आना, और ODF फ्री या ODF खुद ही, मतलब ये खुले में शौच मुक्त वाला जो प्रावधान है उसके प्रयासों में तेजी लाना, ये सब इसका उद्देश्य है। ये सब आप लिख सकते हैं। और स्वच्छ भारत मिशन में कुछ नया अगर जुड़ा हो तो उसको आप शामिल कर सकते हैं, स्वच्छता का महत्व बता सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं लिखा जा सकता, 25 शब्दों के अंदर ही आपको लिखना है। इसके बाद नकल क्या है, तो ये नकल पर आधारित उत्तर प्रदेश की एक लोक कला है। नकल का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ का आप अनुकरण कर रहे हैं, उसको कॉपी कर रहे हैं, तो वही चीज़ यहाँ भी है। ये एक लोक कला है और कलाकार आम आदमी के विभिन्न जीवन प्रसंगों का अनुकरण करके नकल उतारने की कोशिश करते हैं और दर्शकों का उपहास भी करते हैं। पहले के समय में राजा जो होते थे, राजा महाराजा, उनके दरबार में विदूषक होते थे, और ये जो विदूषक होते थे ये पूरे दरबार का मनोरंजन करने का भी काम करते थे।
हंसाने का काम करते थे, किसी की नकल उतारते थे, एक्टिंग करते थे, तो वही काम यहाँ भी है। ये मदारी या तमाशा दिखाने वाले लोग होते हैं। और ये करते क्या है, जानवरों के माध्यम से या खुद जानवरों का जो प्रयोग है अब वो तो अब काफ़ी हद तक कम हो गया है। पहले भालू नचाने वाले आते थे, और भालू और बंदर नचाने वाले जो होते थे वो आम आदमी की जो जीवन शैली होती थी उसी से संबंधित नाटक उन जानवरों से करवाते भी थे और करते भी थे। और ग्रामीण जनता इनको घेर कर देखती थी और इन्हें अनाज देती थी, पैसा नहीं देती थी, अनाज देती थी। उस समय अनाजों के लेन देन का चलन था। मतलब बंदर और बंदरिया होते थे, राम बहादुर और चंपाकली उनका नाम होता था। और उसके बाद चंपाकली जो थी वो नाराज होकर मायके चली जाती थी और राम बहादुर उसको मनाने जाता था। तो इस प्रकार से ये नकल करते थे। तो ये यूपी में काफ़ी ज़्यादा फेमस था। इसके बाद देख लीजिए, यहाँ पर जूनोटिक रोग के बारे में कहा गया है। ये देखिए जूनोटिक रोग क्या है, तो ये एक प्रकार की बीमारी है, ये तो आप समझ ही रहे हैं। ये जानवरों और लोगों के बीच में फैल सकता है, मतलब जानवरों से लोगों को हो सकता है। ये इसका फैलने का क्रम हो सकता है, या फिर इसका उल्टा भी हो सकता है, लोगों से जानवरों को हो सकता है और फिर जो संक्रमित हुए जानवर हैं उससे दूसरे लोगों को हो सकता है। इस प्रकार से इसका जानवर से जो व्यक्ति है उसमें हस्तांतरण होता है और इस तरह की बीमारी को जूनोटिक रोग कहा जाता है। ये चर्चा में क्यों है, क्योंकि अभी जो कोविड-19 वाला वायरस देखा गया है वो इसी प्रकार का है, यहाँ आप देख रहे हैं। और इस प्रकार के और भी घातक वायरसों को आप देख लीजिए, जैसे निपाह वायरस है, सार्स है, इबोला है, मर्स है, ये सब उसी श्रेणी में आते हैं। जैसे कि चमगादड़ से निपाह फैला था, तो वो सब आप देख रहे हैं। इसके अलावा कोविड-19 किससे फैला है, तो चमगादड़ का नाम लोग लेते हैं, लेकिन इसमें संदिग्ध है कि हालांकि किससे फैला है कोई स्पष्ट नहीं जानता। इसके बाद चुनौती क्या है, वैसे तो चुनौती का मतलब चैलेंज होता है, लेकिन ये एक स्टार्टअप चैलेंज के तौर पे यहाँ डेवलप किया गया है। ये स्टार्टअप को बढ़ावा देने का काम करेगा। ये केंद्र सरकार की पहल है और इसका उद्देश्य है महामारी की स्थिति के दौरान या उसके बाद आने वाली जो समस्याएं हैं उनका पहले से ही समाधान खोज कर रखना। इसके बाद विनिवेश, ये हमारा 8वां मुद्दा है। विनिवेश का मतलब ये होता है कि सरकार के द्वारा सार्वजनिक जो उद्यम होते हैं उनकी परिसंपत्तियां, जिनको कि आंशिक या पूर्ण रूप से बिक्री या परिसमापन के दायरे में लाया जाता है, और सरकार आमतौर पर राजकोषीय बोझ को कम करने या अपने खर्चे को पूरा करने के लिए घाटा देने वाले उद्यमों का हिस्सा बेच देती है। जहां से उसे घाटा लग रहा है उसको बेच देती है ताकि जो घाटा है वो पूरा हो सके। और अक्सर इसका इस्तेमाल राजकोषीय घाटे को कम करने के लिए किया जाता है। ये चीज़ें हैं। इसके बाद उपकर को आप देख लीजिए, तो उपकर का तात्पर्य सरकार के द्वारा लगाए गए कुछ विशिष्ट उद्देश्यों की पूर्ति हेतु सामान्य कर के अतिरिक्त करों से है। मतलब ये जो जनरल हम लोग टैक्स देते हैं उससे कुछ अलग कर होते हैं। और इसे यहाँ आप देख सकते हैं, इसे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों आधार पर लगाया जाता है। मतलब ये प्रत्यक्ष कर भी हो सकता है और अप्रत्यक्ष भी हो सकता है, जैसे कि शिक्षा उपकर है, किसान कल्याण उपकर है, स्वच्छ भारत उपकर है। तो इस प्रकार के जो उपकर है ये एक्स्ट्रा होते हैं। इसके बाद टीआरपी के बारे में आपको लिखना है। आप सुनते होंगे कि फलाने जो सीरियल था वो इसलिए बंद हो गया क्योंकि उसकी टीआरपी लगातार गिर रही थी, और लगातार गिरती हुई टीआरपी की वजह से घाटा लगने लगा, तो जो प्रोडक्शन कंपनी थी उसने उसे बंद कर दिया। ऐसा आपने बहुत से धारावाहिकों के साथ देखा होगा। तो यहाँ भी टीआरपी जो है वही चीज़ है। इसका मतलब ये होता है टेलीविजन रेटिंग पॉइंट। किसी विशेष टेलीविजन चैनल की लोकप्रियता का आकलन करने के लिए दी जाने वाली जो रेटिंग है उसका ये सूचकांक है। और टीआरपी हमें ये बताती है कि कौन सा कार्यक्रम जो है वो सबसे ज़्यादा बार देखा जाता है। किसी प्रोग्राम की टीआरपी ज़्यादा होने का मतलब ये है कि दर्शक ज़्यादा उसी को देख रहे हैं, यानी उसकी लोकप्रियता ज़्यादा है। और 30 दिन का जो पैटर्न है देखने का उसको यहाँ फॉलो किया जाता है और उसके आधार पर ये डाटा प्रस्तुत किया जाता है। अब क्वेश्चन ये है कि ये टीआरपी आखिर नापी कहाँ से जाती है? क्या सीरियल के अंदर जो पात्र होते हैं वो आकर आपकी टीआरपी नापते हैं? ऐसा नहीं है। टीआरपी की गणना के लिए एक विशेष उपकरण का इस्तेमाल किया जाता है जिसे कि पीपुल्स मीटर कहा जाता है। और ये जो पीपुल्स मीटर है इसे कुछ सेलेक्टेड जो घर होते हैं वहाँ पे टीवी सेटों के साथ जोड़ा जाता है, और ये उपकरण विभिन्न जो भौगोलिक और जनसांख्यिकी क्षेत्र हैं वहाँ स्थापित किया जाता है, और ये रिकॉर्ड करता है, चीज़ों को रिकॉर्ड करता है कि आप कौन सी चीज़ ज़्यादा देख रहे हैं। ये बातें हैं। तो टीआरपी जो है ये इसी आधार पर मीज़र की जाती है, और इसीलिए कभी कभी ये काल्पनिक भी होती है, सही नहीं होती है, क्योंकि आप मीज़र कर रहे हैं तो एक सीमित क्षेत्र का कर रहे हैं और एक बड़ी आबादी अभी भी अछूती है। इसके बाद देखिए सांप्रदायिकता, ये 11वां मुद्दा है। तो ये एक ऐसा दर्शन है जिसमें कि ये माना जाता है कि समाज कई धार्मिक समुदायों से बना हुआ है और ये एक दूसरे से अलग हैं। समाज कई धार्मिक समुदायों से बना हुआ है, मिलकर बना हुआ है। ये तो एक सार्वभौमिक सत्य है, इसमें कोई झूठ नहीं है, लेकिन ये सभी अलग हैं, ये कह देना, ये स्पष्ट रूप से कह देना, यही सांप्रदायिकता है। और ये अक्सर एक दूसरे के विरोधी होते हैं। जब अलग शब्द आ गया तो विरोध अपने आप पैदा हो जाएगा, वही चीज़ है। राजनीति में एक मजबूत स्थिति को संदर्भित करता है। विशेष समुदाय जो है वो अन्य समुदायों की कीमत पर अपने वोट हासिल करता है, मतलब सांप्रदायिकता को बढ़ावा देता है
कि हम मुसलमानों के नाम पर वोट लेंगे, हम हिंदुओं के नाम पर वोट लेंगे, हम सिखों के नाम पर वोट लेंगे। मतलब किसी एक धर्म विशेष को यहाँ पर अपना मान लिया जाता है और उनको अपना भाई बंधु बताकर उनसे वोट वसूला जाता है। तो नेता इसे अपने हथकंडे के तौर पर इस्तेमाल करते हैं और यहाँ पर इसमें स्वार्थ सिद्ध करने के लिए सांप्रदायिकता को वो उकसाने से नहीं चूकते हैं। सांप्रदायिकता जब हद से ज़्यादा बढ़ जाती है तो यहाँ दंगे भड़कते हैं और दंगे का फायदा सीधा नेताओं को पहुँचता है। दंगे की जो आग होती है उस पर वो अपनी राजनीतिक रोटियों को सेंकते हैं और ये रोटियां उन्हें बहुत हट्टा कट्टा बना देती हैं। ये आप जानते हैं, दंगे भड़काने का काम ये भी राजनीतिक पार्टियों का ही होता है। इसके बाद देखिए, आधुनिक विचारकों का ये मानना है कि सांप्रदायिकता रूढ़िवादी मूल्यों, असहिष्णुता और अन्य धर्मों के प्रति घृणा को बढ़ावा देती है। तो सांप्रदायिकता क्या है? ये एक जहर है, ये हर हाल में जहर है। ये धर्म से संबंधित नहीं है, ये धर्म के अंदर जो नफरत के भाव हैं उनसे संबंधित है। और धर्म कोई भी हो वो नफरत करना नहीं सिखाता है। तो सांप्रदायिकता क्या है? ये धर्म को बदनाम करने की एक साजिश। इसके बाद आगे चलते हैं, 12वें नंबर के प्रश्न को देखिए। प्रति व्यक्ति आय पर आपको लिखना है। तो प्रति व्यक्ति आय एक समय में एक क्षेत्र में प्रति व्यक्ति द्वारा अर्जित की गई जो औसत राशि है उसको संदर्भित करती है। तो सिंपल है, इसमें आप लिख सकते हैं। और औसत व्यक्ति प्रति जो आय है वो किसी क्षेत्र में आबादी के जीवन स्तर का मूल्यांकन और निर्धारण करने में भी सहायता करती है और आमतौर पर इसे डॉलर में व्यक्त किया जाता है। देश कोई भी हो, लेकिन प्रति व्यक्ति आय यहाँ पर डॉलर में निर्धारित होती है ज़्यादातर। ये चीज़ें हैं। इसके बाद संघाई सहयोग संगठन यानी SCO के बारे में कहा जा रहा है। तो इसका ऐलान किया गया था 2001 में और ये एक स्थायी अंतर सरकारी संगठन है और इसका उद्देश्य क्या है? तो वही शांति, सुरक्षा और स्थिरता को बढ़ावा देना और व्यापार, प्रौद्योगिकी, पर्यटन, शिक्षा, संस्कृति आदि के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान देना। इसमें जो सदस्य राष्ट्र हैं उन्हें देख लीजिए, ये महत्वपूर्ण है। तो सदस्य राष्ट्रों में आप देख रहे हैं कि यहाँ चीन है, भारत है, कजाकिस्तान है, किर्गिजिस्तान है। इसके अलावा आप देख सकते हैं इसमें पाकिस्तान है, रूस है, तजाकिस्तान है, उज्बेकिस्तान है। इस प्रकार से मतलब सोवियत संघ के विघटन से बने हुए जो राष्ट्र हैं वो भी इसमें शामिल हैं और मुख्य रूप से चीन, भारत और पाकिस्तान, रूस, ये सब इसमें इन्वॉल्व हैं। 2017 में भारत और पाकिस्तान इसके सदस्य बनते हैं, उससे पहले नहीं रहते हैं। इसके बाद न्यायिक समीक्षा, ये हमारा 14वां टॉपिक है। तो ये आप देख लीजिए। न्यायिक समीक्षा केंद्र और राज्य सरकारों के विधायी अधिनियमों और कार्यकारी आदेशों की संवैधानिक जांच करने का एक अधिकार है और ये अधिकार किसके पास होता है? जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट है उनके पास है और संविधान के सिद्धांतों का उल्लंघन करने पर उसे शून्य घोषित करता है और शीर्ष अदालत ने न्यायिक समीक्षा की शक्ति को संविधान की मूल संरचना के रूप में घोषित किया है। ये जो न्यायिक समीक्षा का अधिकार है या न्यायिक समीक्षा या इसे पुनरावलोकन कहा जाता है, इसका संबंध मानवाधिकारों से भी जुड़ा हुआ है और इसमें PN भगवती का नाम लिया जाता है। तो इसे आप लिख सकते हैं। इसके अलावा कार्बन टैक्स, ये आपका 15वां टॉपिक है। तो इसमें आप लिख दीजिएगा कि प्रदूषण कर के तहत वर्गीकृत कार्बन टैक्स उन व्यक्तियों या कंपनियों पर लगाया जाता है जो कि कार्बन आधारित ईंधन जलाते हैं, यानी कार्बन का उत्सर्जन करते हैं। और जो शुष्क जीवाश्म ईंधन है उसको हतोत्साहित करने के उद्देश्य से ये टैक्स लगाया जाता है, यानी जितना ज़्यादा आप उत्सर्जन करेंगे उतना ही ज़्यादा आपको कर्जा भरना पड़ेगा। इसके बाद 16वें नंबर का जो ये प्रश्न है, इसमें आपको नागरिकों का जो राष्ट्रीय रजिस्टर है यानी यहाँ NRC वाला जो मामला है वो आता है। तो इसके बारे में लिखना है। देखिए, नागरिकों का राष्ट्रीय रजिस्टर पहली बार 1951 में तैयार किया गया था और ये भारत सरकार के द्वारा बनाए गए नागरिकों के सभी मतलब जितने भी भारतीय नागरिक हैं उनकी सूची है, तालिका है। और 2015 से बांग्लादेश से अवैध प्रवासियों की पहचान करने के लिए असम राज्य में NRC को अपडेट किया जा रहा है और यही विवाद की जड़ पैदा होती है। इसका उद्देश्य सूची से अब जो अवैध प्रवासी हैं उनके नाम को हटाना और उन्हें निर्वासित करना है। नागरिकता के लिए या अवैध प्रवासियों को निर्वासित करने की जो कट ऑफ तारीख है उसको यहाँ पे रखा गया है 24 मार्च 1971, यानी उसके बाद वाले जो हैं और उससे पहले वाले जो हैं उसके आधार पर सीमा रेखा तय की गई। इसके बाद 17वें नंबर पर चंद्रयान 2 है, जो कि असफल तो रहा लेकिन फिर भी काफ़ी हद तक उसमें प्रशंसा हमें प्राप्त होती है। तो चंद्रयान 2 को इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया था और इसका मूल उद्देश्य था चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर, जहाँ की कोई देश अभी तक पैर नहीं रख सका है, वहाँ उतरना। लेकिन यहाँ जो विक्रम लैंडर और रोवर वगैरह थे उसमें डिस्टर्बेंस पैदा होता है। मतलब रोवर का नाम प्रज्ञान था और विक्रम लैंडर था और यहाँ असंतुलन पैदा होता है और उसके बाद ये जो मिशन है ये अपने रास्ते से भटक जाता है। कुल मिलाकर इसका उद्देश्य आधा रह जाता है। दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र में प्लेटिनम का, माफ कीजिएगा, जो प्लूटोनियम है उसका बहुत अच्छा खासा भंडार है और उसी के चलते यहाँ खोज के उद्देश्य से इसको लॉन्च किया गया था। लेकिन इसमें बाहर से जो नमूने प्राप्त हो सके हैं उसी पर हम लोग आधारित हैं, क्योंकि ये लैंड नहीं कर पाया वहाँ पे। लैंड तो किया लेकिन हमारे हिसाब से नहीं कर पाया। स्थलाकृति और खनिजों और पानी की उपलब्धता का अध्ययन करने में ये सहायता करेगा, इतना काम ये कर सकता है। अभी पूर्ण रूप से असफल नहीं हुआ।
सब्सिडी को देख लीजिए 18वें नंबर पर। आर्थिक और सामाजिक कल्याण को बढ़ावा देने के लिए जो व्यक्ति हैं, किसान हैं, इसके अलावा व्यावसायिक निगम हैं, उनको सरकार के द्वारा दिए गए प्रोत्साहन या सहायता के रूप में सब्सिडी को परिभाषित किया जा सकता है। यह 2 प्रकार की होती है, प्रत्यक्ष होती है और अप्रत्यक्ष होती है। दोनों चीज़ें आप देख रहे हैं, एक ब्याज मुक्त ऋण वाली बात है और दूसरी जो बात है उसमें लाभार्थी को सीधे नगद भुगतान किया जाता है। इसके बाद देख लीजिए सतत विकास को। तो जो ब्रूडलैंड कन्वेंशन था उसमें इसको परिभाषित किया गया है और ये आर्थिक विकास को भी दर्शाता है और ये बताता है सतत विकास का मतलब क्या होता है कि जो वर्तमान पीढ़ी है उसकी अपनी आवश्यकताएं हैं, लेकिन उन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जिन संसाधनों का हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो सिर्फ हमारे लिए नहीं बने हैं, बल्कि वो पूरी मानव जाति के लिए, भविष्य के लिए भी बने हैं। तो भविष्य के लिए उनको बचा कर रखना और वर्तमान में अपनी ज़रूरतों को पूरा भी कर लेना, यही जो विकास का क्रम है, इसी को हम लोग सतत विकास कहते हैं। इसके बाद जो लास्ट हमारा क्वेश्चन है, इसमें आपको लिखना है यूनिवर्सल बेसिक इनकम पर, यानी न्यूनतम मासिक आय पर। तो सार्वभौमिकता और बिना शर्त के सिद्धांत के आधार पर यूबीआई इस बात की वकालत करता है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक न्यूनतम आय का अधिकार है। ये हर व्यक्ति का अपना अधिकार है और इसका उद्देश्य प्रत्येक व्यक्ति को एक न्यूनतम आय की गारंटी देना है ताकि वे जरूरी वस्तुओं तक पहुंच बना सके और गरिमा का जीवन जी सके। तो ये एक प्रावधान है जिससे कि गरीबी मिटाने का भी एक लक्ष्य जुड़ा हुआ है। यहाँ तक हमने देखा और इसके साथ ही ये मॉडल प्रश्न पत्र यही समाप्त होता है। ये श्रृंखला आगे भी जारी रहेगी, लेकिन इसमें इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार।